हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह। संडे स्पेशल को हमारी एक क्लास चल रही है जिसमें हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स को कवर कर रहे हैं। इसी कड़ी की है आज की जो हमारी क्लास है होने वाली है। ये इसका पार्ट थर्ड है। इसमें हम प्राचीन काल तथा मध्यकाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हम यहाँ पर हर्रेक वंश, मौर्य वंश और पुष्यमित्र शुंग के वंश को देख चुके हैं, यानी कि शुंग डायनेस्टी को देख चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ छोटे छोटे डायनेस्टीज को देखेंगे और गुप्त साम्राज्य को खत्म करने के बाद चोल चोल साम्राज्य, और फिर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे किस पर, अपने मध्यकाल की तरफ। तो ये क्लास कहने के लिए बीपीएससी की है, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी आप कर रहे हो जिसमें इतिहास आता हो, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले बाकटक और शक वंश को। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं बाकटक वंश को, जैसा कि इस मैप में आप देख रहे होंगे, जो बीच का डार्क क्षेत्र है, ये क्षेत्र आता था बाकटक वंश के अंतर्गत। अगर बाकटक वंश के संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर कौन होंगे? ये होंगे विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति के द्वारा बाकटक वंश की स्थापना की गई। लेकिन कई सारे हमारे पास ऐसे स्रोत मौजूद हैं जो इस वंश के पहले संस्थापक के तौर पर हमें नाम हरित पुत्र प्रवरसेन का नाम प्रदान करते हैं। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि हरित पुत्र प्रवरसेन प्रथम के नामक व्यक्ति ने बाकटक वंश की स्थापना की। कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि बाकटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने दी। इस चीज को लेकर यहाँ पर विवाद है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो बाकटक वंश के संस्थापक के तौर पर विंध्य शक्ति को ही मानते हैं। प्रवरसेन प्रथम बाकाटक वंश का प्रथम शासक था जिसने क्या किया? सम्राट की उपाधि धारण की। क्या किया? जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। देखो, शासक है, कोई ना कोई उपाधि धारण करेगा, और उपाधि धारण क्यों करता था? अन्य शासकों से अपने आप को अलग दिखाने के लिए। इसी के तहत यहाँ पर इन्होंने क्या कियांगे? ये सम्राट की उपाधि धारण करेंगे। ठीक, आ जाओ। प्रवरसेन इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। इसकी ख्याति इस बात में है कि इन्होंने 4 अश्वमेध और 1 वाजपेयी यज्ञ को यहाँ पर करवाया। तो एक प्रकार से इनको 4 अश्वमेध यज्ञों का विजेता और एक यहाँ पर वाजपेयी युद्ध के लिए इन्हें याद किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ो। बाकटक वंश के गुप्त वंश के साथ क्या थे? वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। जो गुप्त डायनेस्टी होगी, इसे जब हम इतिहास में देखते हैं तो इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कई सारे राजवंशों के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। उसी में से हमें यहाँ पर बाकटक भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह क्या किया? रुद्रसेन द्वितीय से किया था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो बाकटक नरेश थे, रुद्रसेन द्वितीय, इनके साथ में करवाया था। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार पृथ्वीसेन का समकालीन कौन? गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। जो पृथ्वीसेन थे, इनके समकालीन कौन होंगे? इनके समकालीन होंगे समुद्रगुप्त। अजंता, आपको पता है महाराष्ट्र में गुफाएं हैं, तो अजंता की जो गुफा 16 और 17 नंबर की है, यहाँ पर चित्रकला हमें प्राप्त हुई है, ये बाकटक शासकों के द्वारा ही यहाँ पर निश्चित करवाई गई थी। जैसे कि गुफा होती है चैत्य बिहार, मैंने आपको बताया था। इन गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में नंबर 16 और 17 की जो गुफाएं हैं, ये बाकटक शासकों के द्वारा ही प्रदान की गई, उनके द्वारा ये दी गई है। सेतुबंध नामक ग्रंथ से, एक सेतुबंध नामक यहाँ पर ग्रंथ है, इसकी रचना काल के तौर पर हमें प्रवरसेन द्वितीय का नाम ही देखने को मिलता है। ठीक, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत मौर्य तक, तो अब इनके बारे में इतनी ही जानकारी है ना, ज्यादा हमें इनके बारे में चर्चा नहीं करनी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ रिलेवेंट है। यहाँ पर हम बात करेंगे भारत पर मौर्योत्तर भारत के विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर मतलब मौर्य काल के बाद जो काल आएगा, उसमें जो भारत पर विदेशी आक्रमण, उनको हमें यहाँ पर देखना है। तो देखो, अगर हम बात करें मौर्योत्तर काल के बाद जो विदेशी आक्रमण हुए, इनमें आप देखेंगे हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई, शक, पार्शियाई या पहलव और कुषाण, इस क्रम में यहाँ पर आक्रमण किए जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे मौर्योत्तर कालीन भारत में सबसे पहले अपना शासन स्थापित करने वाली शक्ति कौन थी? यमन, या फिर हम कह सकते हैं हिंद यूनानी। इनके द्वारा सबसे पहले अपनी शक्ति को स्थापित किया गया था भारत में। इस वंश के प्रतापी शासक कौन थे? डेमेटियस।
कौन से वंश के? यहां पर आप देखेंगे, यहां पर कौन सा वंश है आपका? यहां पर है हिंद यूनानी। इसके आप देखेंगे कौन होंगे? डेमेटियस, इन्हें 183 ईस्वी के लगभग आक्रमण करके पंजाब पर शासन स्थापित किया और इन्होंने साकल को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। डेमेटियस ने 183 ईस्वी में पंजाब क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया और उसकी राजधानी के तौर पर साकल को चुना। यवन शासकों का भारत प्रभाव, अगर हम बात करें कि यवन शासकों की देन क्या थी भारत के लिए, तो यहां पर देखिए भारतीय नाटक कला का विकास, जिसमें पर्दा प्रथा का प्रयोग यहां पर क्या किया? यहां पर पल्लव शासकों की, या सॉरी, यहां पर हिंद यूनानी शासकों के द्वारा ही प्रचलित करवाया गया। क्या? भारतीय नाटकों में पर्दा प्रथा। ठीक है। हिंद यवन शासकों ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन प्रारंभ करवाया। सांचे में ढाली गई मुद्रा की विधि भारतीयों ने यूनानियों से सीखी। जो यूनानी थे, इनसे हमने क्या क्या सीखा? सांचे में ढालकर मुद्राओं का निर्माण करना, ये हमने सीखा था यूनानी। आगे बढ़ते हैं। शक मध्य भारत से संबंधित एक कौन सी जनजाति थी? कहां से थी? मध्य भारत से संबंधित ये जनजाति थी। इनका उल्लेख हमें चीन के ग्रंथों में देखना मिलता है। जो चीन के ग्रंथ हम देखते हैं तो उनमें हमें इनका उल्लेख, इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। स्वतंत्र भारत में प्रवेश बोलन दर्रे से हुआ। आपको जानकारी होगी कि जो दर्रे होते हैं, क्या पर्वत श्रृंखला के बीच में एक ऐसा भाग जहां से आया जाया जाता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। इसी क्रम में सपों का भारत में जो प्रवेश हुआ, ये बोलन दर्रे से हुआ है। ठीक। देखिए यहां पर भारत में 5 शाखाओं विभाजित थे। जो शक थे भारत में, ये क्या थे? 5 भागों में विभाजित दिखाई देंगे। 5 शाखाएं होंगी भारत में। कौन कौन सी शाखा थी? पहली शाखा थी अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा थी पंजाब तक्षशिला राजधानी, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा चेहरात वंश जो महाराष्ट्र में है, और पांचवी शाखा कार्दमक वंश जो आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी। इस 5 शाखाओं में यहाँ पे जो शक शासक है ये विभाजित होंगे। पांचवी जो शाखा है यहाँ पर कार्दमक शाखा का संस्थापक कौन था? चष्टन था। ठीक है। तो यहां पर आप पाएंगे कार्दमक शाखा का जो संस्थापक था ये चष्टन था। और इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक होगा वो रुद्रदामन देखने को मिलेगा। आपने इतिहास में खूब इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। इसी शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हमें प्राप्त होता है। जो जूनागढ़ अभिलेख है किसका है? इसी रुद्रदामन शासक का। ठीक है। और ये पहला संस्कृत का अभिलेख है। रुद्रदामन जो अभिलेख है, पहला संस्कृत का अभिलेख हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात की जाती है सुदर्शन झील की। इससे भी बीपीएससी में कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो सुदर्शन झील के निर्माता कौन थे? पुष्यगुप्त वैश्य थे। और ये यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय अध्यक्ष थे। जो गुजरात प्रांत था उसके ये अध्यक्ष थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है। इन्होंने इस झील को बनवाया, लेकिन कुछ समय बाद इस झील में कई प्रकार के हमें अवरोध देखने को मिले। टूट फूट गई। कहां पर? समय के अनुरूप आप देखेंगे तो इसका रेनोवेशन करवाएगा, मरम्मत करवाएगी। मरम्मत किसने करवाई? रुद्रदामन द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। ठीक है। ये यहां पर आप देखेंगे। अब आगे आओ। आगे आए तो यहां पर हम बात करेंगे गुप्त वंश की। गुप्त वंश मौर्य वंश के बाद एक महत्वपूर्ण वंश आपको देखने को मिलेगा भारतीय इतिहास के मध्यकालीन पोर्शन में। ठीक है। एक महत्वपूर्ण वंश के तौर पर इसे हम देखते हैं। इस वंश के बारे में जानने के लिए हमारे पास कई सारे साहित्यिक स्रोत हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इतिहास की जानकारी अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें स्रोत देखने होते हैं। और गुप्त वंश के बारे में हमारे पास कई सारे ऐसे स्रोत हैं, लिखित स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, जिनसे हम इस वंश की पर्याप्त जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, पर्याप्त जानकारी को हम जान सकते हैं। अगर हम इनके स्रोतों की बात करें तो देखो यहां पर कौन कौन से हैं? विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण। फिर आगे आप देखेंगे तो विशाख दत्त के द्वारा रचित कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम या फिर मुद्रा राक्षस। ये भी यहां पर हमें गुप्त वंश की जानकारी देते हैं। विजयसेन सूर्य की हरिवंश पुराण, ये भी हमें इनके बारे में जानकारी देती है, गुप्तों के बारे में। मंजूश्री मूलकल्प, ये बौद्ध महायान ग्रंथ है, इससे भी हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। बच्चिका चरित
कैमुदी महोत्सव, इससे भी हमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य स्रोतों में प्रबलसेन रचित सेतुबंध, सुबंधु रचित बासवदत्ता, परमार्थ रचित बंधु वसुबंधु चरित, चक्रपाणि दत्त रचित आयुर्वेदिक दीपिका टीका, शूद्रक रचित मत्स्यकट्टिकम, सोमदत्त सत्यसागर सरित सागर, कदम रचित नीतिसार, कालिदास की जो 7 रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशी, ऋतुसंहार, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिससे हमें पता चलता है गुप्त डायनेस्टी के बारे में। ये सब साहित्यिक ऐसी रचनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें कालिदास की लिखी हुई 7 रचनाएं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम और ऋतुसंहार, तो ये रचनाएं ऐसी हैं जो गुप्त शासन काल के दरबार में ही लिखी गई हैं, तो ये महत्वपूर्ण स्रोत हो जाते हैं। ये तो हो गए हमारे लेखकों के द्वारा लिखे हुए स्रोत। इसी क्रम में कुछ आपको विदेशी विवरण भी देखने को मिल जाएंगे जो गुप्त वंश से संबंधित होंगे, जैसे कि चीनी यात्रियों के द्वारा इस समय के हमें महत्वपूर्ण विवरण मिले। फाहियान, वेइनसान, इत्सिंग, ये सभी लोग हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, ये जानकारी आपको यहाँ पर पूरी मिल जाएगी। देखिए, प्रमुख अभिलेख, अगर हम बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो कुछ अभिलेख भी हमारे सामने उपस्थित है। कौन कौन से अभिलेख हैं? तो देखिए यहाँ पर कुमारगुप्त का मंदसौर शिलालेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा स्तंभ लेख है, हरिसिंह रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख है और एरन प्रतिष्ठि है, उदयगिरी की गुहा लेख है, मेहरौली प्रशस्ति है, स्कंदगुप्त कालीन जूनागढ़ प्रशस्ति है और भीतरी प्रशस्ति है। तो जी ऐसे हमारे पास लेख है, अभिलेख है, प्रशस्तियां हैं जिनसे हम गुप्त कालीन इतिहास के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे गुप्त कालीन मंदिर हमें देखने को मिल जाएंगे, स्मारक हमें देखने को मिल जाएंगे, मूर्तिकला, गुफाएं, इनसे भी हमें गुप्तकालीन स्थापत्य संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो है कि गुप्त वंश सत्ता में कैसे आया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक बड़े साम्राज्य का विघटन होता है, उसकी जगह छोटे छोटे कई साम्राज्य अस्तित्व में आते हैं। इसी क्रम में गुप्त वंश को भी मौर्य वंश के बाद उभरने का मौका मिला। जब मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ तो कई छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए, जो राज्य जितनी जल्दी अस्तित्व में आए उतनी जल्दी समाप्त भी हुए, जैसे कि बाढ़ का टक हुए, शक हुए, इन सब चीजों को, है ना। इन्हीं सब में आप देखेंगे छोटे छोटे साम्राज्य हुए, इन सभी को कुचलते दबाते एक साम्राज्य आया जिसे हम कहते हैं गुप्त साम्राज्य। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य एक छोटे से साम्राज्य से उठकर एक बड़े बृहद साम्राज्य में परिवर्तित हुआ। गुप्त वंश की अगर हम बात करते हैं तो श्रीगुप्त से इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्या है? श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, परंतु इसके शासनकाल का कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं। जो गुप्त वंश का श्रीगुप्त है, इसके समय का हमें कोई भी ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं होता जिससे सिद्ध हो सके कि इन्हीं ने इसी वंश की यात्रा की थी, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर आप देखेंगे चीनी यात्री आते थे, चीनी यात्रियों के में इत्सिंग ने एक लेख से हमें श्रीगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जब इत्सिंग आया, इत्सिंग लिखता है एक जगह कि जितने भी यहां पर चीन से दार्शनिक आते हैं उनके लिए एक मंदिर का निर्माण श्रीगुप्त के द्वारा करवाया गया है। इस चीज की जानकारी केवल हमें यहां पर मिलती है। ठीक, और इस मंदिर को जो बनवाया गया था, कहा जाता है मृग शिखावन नामक स्थान पर इसे बनवाया गया था। इसका उल्लेख इत्सिंग ने किया है। ठीक है, और इत्सिंग के ही विवरण से पता चलता है कि श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की नींव डाली थी। इसके संचालन के लिए, जो मंदिर बनवाया गया उसके संचालन के लिए 24 गांव दान में देने की भी चर्चा हमें मिलती है। हमें इनके राज्य का कोई स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं होता है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे वायु पुराण और विष्णु पुराण में गुप्त राजाओं का, जो गुप्तों का जो राज्य है, प्रयाग से यहां पर मगध तक होने का उल्लेख मिला है। ठीक है, देखो गुप्तों की स्थापना किसने की, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। इत्सिंग के विवरणों के तौर पर हम कह देते हैं कि श्रीगुप्त ने की, लेकिन यहां पर जो वायु पुराण और विष्णु पुराण है,
इनसे हमें यह पता चल जाता है कि जो गुप्त साम्राज्य था, इनका राज्य जो था, ये प्रयाग जो वर्तमान में इलाहाबाद है, वहां से लेके मगध तक था। ये जानकारी हमें बिल्कुल यहां पर प्राप्त होती है और इसके बारे में हमें पता चलता भी है ना। अब आगे अगर यहां पर हम राज्य विस्तार की बात करें, तो गुप्त शासकों ने वाराणसी के आसपास के क्षेत्र से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक, साकेत और पूर्व की ओर मगध तक अपने राज्य का विस्तार किया था। इतने बड़े राज्य पर ये लोग स्थापित हुए, इतने बड़े राज्य पर ये लोग फैले। देखिए, कुछ इतिहासकार श्रीगुप्त का जो समय है 240 से लेकर 280 के मध्य बताते हैं, है ना। क्या है, 240 से लेकर 280 के बीच में बताते हैं। लेकिन जो विंसेंट रिंगथ है, इन्होंने 319 को चंद्रगुप्त का प्रारंभिक वर्ष माना। इस आधार पर श्रीगुप्त का जो समय है 277 से लेके 300 ईस्वी के मध्य इनको माना गया है, जिसे अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार भी कर लिया। तो अब जो वर्तमान में आप देखेंगे श्रीगुप्त का जो शासनकाल है 277 से लेकर 300 ईस्वी के बीच मानते हैं। इस वंश का जो एक अगला शासक होगा, ये होंगे घटोत्कच गुप्त। ये श्रीगुप्त के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे। ठीक, कौन? घटोत्कच। गुप्त अभिलेखों से हमें इसके विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती। घटोत्कच के बारे में भी हमें कुछ ज्यादा विवरण प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक, ये आप समझ लो। इनका उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। किसका? घटोत्कच का। यानी श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच और घटोत्कच का उत्तराधिकारी होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक। ठीक, और गुप्त वंश को एक राज्य से साम्राज्य में परिवर्तित करने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम को ही यहां पर सराहना की जाती है, यहां पर इसको श्रेय दिया जाता है कि एक राज्य को साम्राज्य में इसने ही परिवर्तित किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धिराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? महाराज धिराज की उपाधि धारण, क्योंकि अपने आप को अपने अधीनस्थ शासकों से ऊपर दिखाने के लिए। ठीक है, महाराज धिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के समय के हमें कुछ सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के समय हम देखेंगे तो सोने के सिक्कों की प्राप्ति होती है। देखो, तो ये जो सोने के सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, इससे हमें क्या अंदाजा लगता है? इस चीज को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये आपको खुद स्वतः विवेक से प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार बताओ, किसी साम्राज्य में हमें सोने के सिक्के मिलते हैं, तो क्या कह सकते हैं? इस साम्राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी, खराब रही होगी? सीधी सी बात है, आप कहोगे अच्छी रही होगी। इसी क्रम में अगर यहां पर हमें पत्थर की सिक्के या फिर किसी लोकल धातु के सिक्के मिल जाए, तो क्या कहेंगे? इस समय यहां पर राज्य की स्थिति खराब रही हो। इस आधार पर हम यहां पर इन चीजों को देखते हैं, मानते हैं। ठीक है, जिस कारण इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए, तो मान लिया गया राज्य की स्थिति अच्छी थी, अच्छा खासा साम्राज्य विस्तार किया इन्होंने, तो ये मान लिया गया कि वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश के यही होंगे। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे तो कुछ हमें गुप्त अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम पता चलता है, और उस इनकी पत्नी के नाम पर जो नाम उल्लेख किया गया है, कुमार देवी का नाम है। किसका नाम है? कुमार देवी का। अब ये कुमार देवी कौन थी? ये लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। ठीक, जिनका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ में किया हुआ। आगे बढ़िए। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के वैवाहिक संबंध से जो पूर्वी भाग है, उसके दो साम्राज्य, दो राज्य आपस में आके जुड़ गए। समझ रहे हैं बात को? जब वैवाहिक संबंध होते हैं तो दो राज्य आपस में जुड़ जाते हैं, फिर युद्ध तो करेंगे नहीं कि रिश्ता बन गए हैं। ठीक, तो ये यहां पर आप देखेंगे, तो इससे पता चलता है गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, जैसे कि हर्यक वंश के बिंबिसार ने किए और अजातशत्रु ने भी किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी सिक्के, तो यहां पर देखो, अब यहां पर हम देखते हैं, ये जो सिक्का देख रहे हो, चंद्रगुप्त समय के समय प्रथम के समय जारी किया गया है। एक ही सिक्का है, एक तरफ का ये फेस है, एक तरफ का ये फेस है, कहना चित्रपट। तो एक तरफ का ये, एक साइड का ये है एक ही। अब यहां पर देखो, अब यहां पर होगा क्या? चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त सम्राट था जिसने क्या किया? सोने के सिक्के जारी किए। अगर यूपीएससी बीपीएससी यूपीएससी पूछे
पहला ऐसा कौन गुप्त शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए? तो कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम होगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के चलाए सोने के सिक्कों में भी एक तरफ चंद्रगुप्त के साथ में उनकी पत्नी कुमार देवी का चित्र है। अब देखो, दो चित्र हैं। ऊपर वाला चित्र देख रहे होगे आप, दो लोग हैं इसमें। इसमें एक तो है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरे है कुमार देवी। अब ये मत पूछना कौन से चंद्रगुप्त प्रथम है, कौन सी कुमार देवी है, एक जैसे ही लग रहे हैं दोनों, ठीक है। जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है, ये तो चंद्रगुप्त है, ये कुमार देवी है, ठीक है। हाँ, यही है, ठीक, यही है। और इसके साथ में यहां पर आप देखेंगे क्या है, इसके साथ में आप देखेंगे एक नाग अंकित है। यहां पर हमें एक नाग की प्राप्ति भी हो जाएगी। अब तुम लोग बैठे बैठे खोजते रहना कि इसमें नाग कहाँ है, ठीक है। मिल जाए तो मुझे बता देना नाग कहाँ है, ठीक। आगे बढ़ो। और दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर सिक्के की बात करें, तो दूसरी ओर के सिक्के पर हमें यहाँ पर देवी का चित्र मिलता है, जो किस पर सवार है? जो यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रकार सिंह पर सवार है। देखो, ये रहा शेर और उस पर विराजमान है एक देवी, ठीक। और इसी चित्र पर आप देखेंगे लिच्छवी नाम लिखा हुआ है। क्या है? यहां पर आपको इस भाषा में देखेंगे लिच्छवी लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमें पता चलता है। तो एक तरफ तो यहां पर कौन है, एक तरफ तो यहां पर कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम है, एक तरफ शेर के ऊपर सवार देवी है, बस दुर्गा ही रही होंगी, और लिच्छवी इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमें इनसे पता चलता है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो, यहां पर जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने अपने सिंहासन रूढ़ होने के वर्ष को यानी कि 320 ईस्वी को गुप्त संवत चलवाया था। जबकि कुछ ग्रंथों में माना गया है कि गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी का है। कहीं पर 320 है, कहीं पर 319 है, ठीक है। अब बात आती है, शासक है, अच्छी स्थिति है, साम्राज्य विस्तार किया जाए, है ना। पैसा भी है आपके पास पावर भी है, तो क्या साम्राज्य विस्तार किया जाए? अयो, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कोई भी अभिलेख जारी करने के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? हमें किसी भी प्रकार के ऐसे साक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती है जो चंद्रगुप्त के समय के, प्रथम के समय के हो, ठीक है, जिससे हमें उनके साम्राज्य विस्तार की जानकारी पा पाए। तो हमें इनके बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। उसके उत्तराधिकारियों यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारियों ने पुराणों के आधार पर उसका साम्राज्य विस्तार आधुनिक बिहार से बंगाल के कुछ इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मान लिया है, ठीक है। इतना क्षेत्र इनका हुआ था। गुप्त लेखों के अनुसार यहां पर हम देखेंगे 338 ईस्वी से लेकर 345 ईस्वी के मध्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, अपने पुत्र समुद्रगुप्त के पक्ष में त्याग दिया राज्य। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने 338 ईस्वी से लेकर 345 के मध्य में किसी समय अपने पुत्र समुद्रगुप्त के पक्ष में अपने पराजय त्याग दिया, है ना, संन्यास ले लिया। बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो ये समुद्रगुप्त हुए हैं, इनका गुप्त साम्राज्य के तौर पर एक बड़ा ही वैभवपूर्ण नाम लिया जाता है, महत्वपूर्ण शासक थे। देखिए, उत्तराधिकार नियुक्त हुए, उसके बाद समुद्रगुप्त ने क्या किया, अपने संबंधियों से संघर्ष किया। समुद्रगुप्त आए, रिलेटिव से बोले क्या बहुत हो गया तुम्हारा रिश्तेदारी, अब संघर्ष होगा, बहुत तुमने परेशान करके रखा है। तो ये चीज यहाँ पर आप जैसे आप लोग कहोगे ना, अभी आपको रिलेटिव होंगे, फूफा बुआ, पूछते होंगे क्या बेटा क्या कर रहे हो, अभी वो तैयारी कर रहे हो, तुम बोले क्या करें, कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट और देना है अभी। कहते हो नहीं कहते हो तुम लोग? तो चाहते हैं लगे रहोगे तुम, हमारा मोड़ा देखो, लग गो हुआ में डी में, ग्रुप डी में, रेलवे में लग गो, बैंक में लग गो। तुम बोलोगे रुक जाओ, पहले बनने दो हमें आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, एसडीएम, तब तुम्हें बताएंगे, है ना। उसी प्रकार से समुद्रगुप्त जब छोटे में खेलता होगा, लोग ताने देते होंगे, पिताजी देखो तुम्हारे राजा हैं, तुम घूम रहे हो, तो बोलता होगा रुक जाओ, तुम्हें एक बार बनने दो तब तुम बताएंगे। तो जैसे ही राजा बना, इसने क्या किया, अपने संबंधियों के साथ में संघर्ष प्रारंभ किया, है ना। आ जाओ, प्रयाग प्रशस्ति और समुद्रगुप्त के सिक्के। अब यहां पर देखो, यहां पर हमें जो समुद्रगुप्त है, इसके बारे में जानकारी पता करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति हुआ, समुद्रगुप्त के सिक्के, ठीक है। आगे आ जाओ। गुप्त काल के सबसे पहले अभिलेख हमें समुद्रगुप्त के समय के ही प्राप्त होते हैं।
जो गुप्त काल में सिक्के प्राप्त हुए हैं, या फिर सॉरी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सिक्के तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय थे, है ना। जो हमें यहाँ पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिल जाएगी। दो प्रशस्तियां कौन कौन सी, प्रयाग और एरण, तथा दो ताम्रपत्र। ताम्रपत्र कौन सा, एक नालंदा ताम्रपत्र, दूसरा वर्ष 9 में गया ताम्रपत्र। शासन के चौथे वर्ष कौन सा ताम्रपत्र, नालंदा ताम्रपत्र, और 9वें वर्ष में गया ताम्रपत्र। इनसे स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। ये ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है 35 फुट ऊंचे पत्थर के एक गोल स्तंभ पर अंकित है। क्या है प्रयाग प्रशस्ति, पत्थर के 35 फुट ऊंचे एक स्तंभ पर उकेरा गया है, इस प्रकार से। यह चंपू काव्य, क्या है ये, एक चंपू काव्य है, जिसकी रचना रावगुप्त द्वारा या फिर इनके संधि विग्रह में कुमारामात्य और दंड नायक हरिसेन ने की थी। अब देखो, हरिसेन एक इतिहासकार है, न सिर्फ ये इतिहासकार है बल्कि समुद्रगुप्त के सांधि विग्रह, कुमारामात्य, दंड नायक, हरिसेन, इतने पदों पर यह आसीन है व्यक्ति। समुद्रगुप्त के दरबार में है हरिसेन, और कई महत्वपूर्ण पदों को धारण किए हुए हैं, ठीक, और इतिहासकार भी है। हरिसेन महादंड नायक ध्रुवभूति का पुत्र था। आगे जाकर संधि विग्रह पद पर पहुंचा, कुमारा मात्य नियुक्त किया गया, दंड नायक नियुक्त किया गया। ये पद यहां पर होल्ड किया था, कौन, यहां पर हरिसेन। आगे आ जाओ। प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति है आपकी, उसमें गंगा यमुना के संगम पर एक दुर्ग की जानकारी मिलती है कि गंगा यमुना के संगम पर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। इसमें समुद्रगुप्त के गुणों और सैनिक सफलताओं का वर्णन हमें मिलता है, किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में। प्रशस्ति के प्रथम 6 श्लोकों में समुद्रगुप्त की शिक्षा, उत्तराधिकारित्व और राजनीति ग्रहण करने का उल्लेख है। जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है उसकी शुरुआत की जो 6 लाइनें हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, उनसे हमें पता चलता है समुद्रगुप्त की शिक्षा के बारे में, उत्तरदायित्व के बारे में, राजनीति ग्रहण करने के संबंध में हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए, जब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त एक बड़े योद्धा है, यानी कि सेना नायक है। फिर यहां पर आप देखेंगे कुछ राजनीतिज्ञ हैं, और अजय योद्धा है, यानी कि इनको जीतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये इनके बारे में व्याख्या है। अब हम बात करें आगे इनकी, तो अपनी विजयों के द्वारा इन्होंने क्या किया, एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। जो गुप्त साम्राज्य था, सबसे अधिक जो विस्तार का श्रेय दिया जाता है वो इनको ही दिया जाता है। इन्होंने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, कह सकते हैं एक राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। प्रयाग प्रशस्ति से हमें धरणी बंध की उपाधि धारण करते हुए पाते हैं। मतलब जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने धरणी बंध की उपाधि धारण की थी, यानी कि भारत का एक राट सम्राट, कोई दूर दूर तक नहीं। क्या होगा, एक राट सम्राट की इन्होंने उपाधि ली थी। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है किस शासक ने धरणी, यहां पर जो शब्द था आपका धरणी बंध की उपाधि ली थी, है ना। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो याद रखना है आपको, धरणी बंध मतलब भारत का एक राट, कोई दूर दूर तक शानी नहीं। अब बात करेंगे इनकी हम दक्षिण विजयों के बारे में, जो ये दक्षिण विजय पर गए उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इनकी जो दक्षिण विजय थी उनकी जानकारी हमें किससे होती है, उनकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से होती है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे हमें इनकी दक्षिण विजय की जानकारी होती है। अब कौन कौन से राज्यों को जीता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक, इतना आपको आगे नहीं जाना। अब देखो आप, तो इनका जो राज्य था इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश के एरण जो सागर में है, डभाल जो जबलपुर में है, ये 2 नाम याद रखने हैं आपको। हो सकता है इन दोनों नामों से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, इन दोनों नामों को आपको विशेष रूप से देखना है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं जो क्षेत्रों को इन्होंने जीता
उनके लिए कौन सी नीति अपनाई, कौन सी पॉलिसी को इन्होंने वहां पर लागू किया। तो यहाँ पर देखिए, समुद्रगुप्त ने इन राज्यों के प्रति अलग अलग नीति अपनाई। इन्होंने जो राज्यों को जीता, कोई एक नीति नहीं अपनाई थी, इन्होंने अलग अलग नीतियां अपनाई थी, है ना। यहाँ पर देखते हैं, आर्यवर्त के राजाओं का पूर्ण उन्मूलन किया इन्होंने। जो आर्यवर्त के राजा थे, उनका इन्होंने पूर्ण उन्मूलन किया और उस अधिकार कर लिया। इससे इनके साम्राज्य का उस क्षेत्र में विस्तार हुआ। ठीक आ गया। दक्षिण पथ के राजाओं को उनके कृपा पूर्ण छोड़ दिया गया। जो दक्षिण पथ के राजा थे, उनको उनकी कृपा पात्रता पर छोड़ दिया गया, इन्होंने छोड़ दिया। दक्षिण विजय की नीति 3 सिद्धांतों पर आधारित थी। जो समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय की है, ये विजय 3 आधारों पर थी। कौन कौन सा? एक तो था ग्रहण, यानी कि शत्रु पर अधिकार कर लेना, उसके राज्य को छीन लेना, अपने अधिग्रहण कर लेना। फिर मोक्ष, यानी कि शत्रु को मुक्त कर देना, कि हम तुम्हें मुक्त करते हैं, जाओ खुश रहो। तीसरा अनुग्रह, राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया दिखाना, कि हमने तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दिया, हमने तुम पर दया की है। इस प्रकार से यहाँ पर इन 3 चीजों से हमें इनकी दक्षिणा पथ या फिर इनके द्वारा जो दक्षिण विजय की गई थी उसकी नीति का हमें पता चलता है। ठीक है। समुद्रगुप्त का जो दक्षिण का अभियान था, साम्राज्य विस्तार से अधिक किस लिए था? आर्थिक संपन्नता के लिए। दक्षिण से अधिक धन प्राप्त करना चाहते थे। इस मामले में इनका ये दक्षिण अभियान ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। दक्षिणापथ विजय से समुद्रगुप्त ने क्या किया? यहाँ पर समुद्रगुप्त ने धर्म विजित राजा की नीति का पालन किया। जैसे एक धर्म विजित राजा होता है, उसकी नीति का इन्होंने पालन किया। देखो, प्रयाग प्रशस्ति की जो 21 नंबर की पंक्ति है, उससे हमें आर्यावर्त के 9 राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। तो वही इलाहाबाद के स्तंभ लेख से हमें समुद्रगुप्त से राज्यों से लगी हुई 14 राजाओं की सीमाओं की जानकारी मिलती, 14 राज्यों की सीमाओं की सूची मिलती। इतना बड़ा राज्य इनका हुआ करता था। तो यहां पर हम बात करेंगे श्रीलंका के महामेघवर्धन या मेघवर्णन वंश की। तो जब समुद्रगुप्त शासन कर रहे थे, तो हमें एक चीनी यात्री से स्रोत से पता चलता है, चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था, उसके द्वारा लिखे हुए विवरण से पता चलता है कि मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के दरबार में एक अपना दूत भेजा और इन्होंने बोध गया में एक विहार तथा एक अतिथि गृह बनवाने की अनुमति मांगी और यहां पर यह अनुमति दे दी भी गई, है ना। कहते समुद्रगुप्त ने ठीक, चलो ये तुम बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब यहां पर पूछा जाता है कि किस शासक ने समुद्रगुप्त से बोध गया में एक विहार और अतिथि गृह के बनवाने की अनुमति मांगी थी? ये होंगे मेघवर्मन। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। या फिर ऐसा पूछ लिया है, मेघवर्मन ने किस भारतीय शासक से एक विहार और यहां पर निवास स्थान बनाने के लिए अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब इनके द्वारा कविराज की उपाधि धारण की गई थी। इनके बारे में कहा जाता है ये एक बड़े संगीतज्ञ थे। कौन थे? एक बड़े संगीतज्ञ थे। तो संगीत के क्षेत्र में इनके द्वारा ये एक महान काम ये किया गया कि इनकी जो किन कॉइन मिले हैं, जो सिक्कों की प्राप्ति हुई है, उसमें बीड़ा बजाते हुए दिखाई दिए हैं। कौन? समुद्रगुप्त। इनकी प्रतिमा जब आप देखेंगे तो बीड़ा बजाते हुए दिखाई दे। प्रश्न काफी पूछा गया है आपसे एग्जाम में। अब देखो, इसके सिक्कों पर इसकी बीड़ा बजाते हुए आकृति दिखाई गई है, जो मैंने अभी आपको बताया है। बीड़ा को म्यूजिशियन के तौर पर ये बजा रहे हैं, ये दिखाई गया। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्कों को जारी किया है। जो इन्होंने सिक्के जारी किए 6 प्रकार के हैं, जिनके अलग अलग नाम भी हैं। अब देखते हैं यहां पर, यहां आप देखेंगे सबसे पहला जो है गरुण प्रकार का है, दूसरा जो है अश्वमेध प्रकार का है, तीसरा जो है परशु प्रकार का है, चौथा धनुर्धारी प्रकार का है, पांचवा व्याघ्र हनन प्रकार का है, छठवा बीड़ा वादन प्रकार का है, जिसमें समुद्रगुप्त अंकित खुद है, बीड़ा बजाते हुए। ठीक है, इस प्रकार के हमें 6 कॉइन मिले हैं। अब आते हैं यहां पर समुद्रगुप्त के बाद आएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनका समय होगा 380 से लेकर 314 तक। कहीं कहीं हमें 375 से लेकर 414 तक देखने को मिल जाता है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग डायमेंशन पर निर्धारित करते हैं। इनके द्वारा यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनके द्वारा कौन कौन सी उपाधि धारण की गई? तो यहां पर देख लीजिए, विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवराज, एक प्रकार की इन्होंने उपाधि धारण की। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो ये समुद्रगुप्त
और दत्त देवी के पुत्र थे। इनके ये पुत्र थे। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का आदर्श क्या था? कृत पृथ्वी जय, मतलब समस्त पृथ्वी को जीतने वाला या फिर समस्त पृथ्वी का विजेता। ये इस शब्द का उपयोग करते थे अपने साथ में टाइटल के तौर पर, अपने आप को बड़ा दिखाने के। यहां पर आप देखेंगे समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे रामगुप्त, ये बैठे थे। ठीक है, कौन बैठे थे? रामगुप्त बैठे थे। परंतु जो रामगुप्त थे ये कमजोर शासक थे, जो अन्य देशों से इनके साम्राज्य पर लोग आक्रमण करते थे, उनका भी सामना नहीं कर पाते थे। इसी चीज से यहाँ पर क्रोधित हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय और इन्होंने रामगुप्त की अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और साम्राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। ये इनके बारे में आपको कहानी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे विशाखदत्त एक इतिहासकार है, एक लेखक है, इनके द्वारा देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखा गया। इसी नाटक में हमें रामगुप्त के शासन के रूप में वर्णन मिलता है। इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले रामगुप्त शासक बने थे। किस नाटक से? विशाखदत्त का था यहाँ पर देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं जाना है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उन्हीं उन चीजों को देखना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड है। इतिहास बहुत बड़ा है, ये मैटर करता है कि आपको पढ़ना क्या है, आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। ठीक है, आगे आगे जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के तौर पर वैवाहिक संबंधों और विजयों दोनों को यहां पर लेके चले। क्या वैवाहिक संबंधों के लिए भी इन्होंने काम किया है और विजयों के लिए भी इन्होंने काम किया है। ठीक, चंद्रगुप्त शकों पर विजय के पश्चात क्या करेंगे? उज्जैन गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी। मैंने आपको बताया था शक जो थे 5 शाखाओं में थे, एक शाखा उज्जैन में थी। तो शकों के ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की और फिर उज्जैन भी इनके राज्य में आ गया। जैसे होता ना पहले, अगर हमने आपको हरा दिया तो आपका राज्य हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहां पर जो सिख थे इनको पराजित किया, तो उज्जैन जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है वो है अपने आप गुप्त साम्राज्य के समय में आ गया। और इन्हीं को हराने के बाद, यानी कि शकों को ही हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एक महत्वपूर्ण उपाधि है विक्रमादित्य की, कम से कम 14 शासक इसको लेंगे विक्रमादित्य की उपाधि को। दिल्ली स्थित मेहरौली में लोहा स्तंभ, ये आप जो लोहा स्तंभ देख रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा जहां कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है उसमें। इस लोहा स्तंभ में विशेषता यही है कि जंग नहीं लगी, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर आप पाएंगे यह जो लोहा स्तंभ है इस पे कुछ लेख लिखे हैं। ठीक है, क्या है? लेख लिखे हैं। तो यहां पर आप देखिए दिल्ली, दक्षिण दिल्ली मेहरौली के स्तंभ लोहा स्तंभ पर वर्णित चंद्र नामक हमें चंद्रगुप्त से मिलता है। अब इस पे जब आप कभी घूमने जाएं कुतुब मीनार को, तो वहां पर आप देखेंगे सिर्फ कुतुब मीनार नहीं है, वहां पर अलाउद्दीन का खिलजी का मकबरा है, वहां पर इल्तुतमिश का मकबरा है, और भी कई सारी चीजें देखेंगे। वहीं आप इस स्तंभ को भी देखेंगे। इस स्तंभ पर एक शब्द है चंद्र, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। कहां पर है? मेहरौली, दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई है। देखो, गुप्त साम्राज्य के शासक जो है ये अलग अलग उपाधि धारण कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई। ठीक है, आओ आगे आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित किया गया। कहां पर? विष्णु पद एक पर्वत है, वहां पर विष्णु ध्वज को इन्होंने स्थापित करवाया था। इसको सांची अभिलेख में देवराज और वाकाटक अभिलेख में देवगुप्त घोषित किया गया है। अलग अलग जगह इनके अलग अलग नाम लेंगे। सांची जो अभिलेख है वहां से हमें देवराज नाम मिलता है, तो वाकाटक अभिलेख है वहां से हमें देवगुप्त नाम की घोषणा मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिए। ठीक है, आ जाओ यहां। इनके समय आप देखेंगे फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था। यह आपको यहां देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं फाहियान की। यह कौन था? यह एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 414, अब जो कहीं 375 है कहीं 399 हो जाता है, तो अलग अलग डेट यहां पर मिलती है। ठीक है, इनके समय आया हुआ था। फाहियान के संस्करण का नाम क्या है? फो क्यो की। इसकी जो किताब, इसकी जो रचना फो क्यो की नाम है उसका। ठीक है, अब यहां पर देखो
यद्यपि वह बौद्ध धनुर्धारी था, क्या ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए स्थानों का भ्रमण करने के लिए भारत आया। देखो, इसने भारत की यात्रा की दो उद्देश्यों से। पहला उद्देश्य तो ये था कि जो बुद्ध से संबंधित स्थान है उनको भ्रमण करें। दूसरा, भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से जितनी हो सके हम अपने साथ में ले जाएं। ये दो इसके उद्देश्य होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये दो इसके उद्देश्य होंगे। और इसका जो विवरण है, इसके जो साक्ष्य लिखे हुए हैं, उससे हमें 405 ईस्वी से लेकर 411 ईस्वी तक की इतिहास की जानकारी मिलती है, कैसा इतिहास रहा होगा। तो यहां पर देख लो, चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन इतिहास को जानने का अगर हम प्रयत्न करते हैं तो ये फोक्यो की जो किताब है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें चंद्रगुप्त के शासनकाल के 405 से लेकर 411 वर्ष के बीच का कार्यकाल यहां पर लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। कौन था? कला और साहित्य का ये महान संरक्षक था। जैसे आप अकबर के समय नवरत्नों को देखते हैं, उसी समय इसके दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे। कौन कौन थे? देखो यहां पर शंकु, घटकर पर, बारह मिहिर, बरुर, चिद धन्वंतरी, क्षणपक, अमर सिंह, बेताल भट्ट, कालिदास। कालिदास को भारत शेक्सपियर कहा जाता है। ऐसे ऐसे इसके दरबार में महान इतिहासकार, महान कविताकार रह रहे हैं जिन्हें नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। देख रहे हैं आप, एक से एक महान लोग। अब इनके बाद आएंगे कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त की अगर हम चर्चा करें तो इनका शासनकाल होगा 415 से लेकर 454 तक, 454 तक। गुप्त शासक तमाम उपाधियां ले रहे हैं, जैसे अब समुद्रगुप्त को देखा, चंद्रगुप्त द्वितीय को देखा। अब ये कहां पीछे रहने वाले थे? इन्होंने श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र, महेंद्रादित्य, इस प्रकार की इन्होंने क्या किया? इस प्रकार की इन्होंने उपाधियों को धारण किया है। ठीक, क्या किया? इस प्रकार की उपाधियों को इन्होंने धारण किया है। तो अगर हम बात करें इनके द्वारा, तो यहां पर आप देखेंगे इनको या फिर इसको गढ़वा लेख के परम भागवत की उपाधि धारण की गई है, प्रदान की गई। किसकी? गढ़वा लेख के परम भागवत की उपाधि धारण की गई है। चीनी यात्री हुएंसांग ने उसका उल्लेख शक्रादित्य के रूप में किया है। क्या किया? जो चीनी यात्री है उसने इनका जो उल्लेख किया है शक्रादित्य के नाम पर किया है। किस पर? क्या? शक्रादित्य के नाम पर किया है। कुमारगुप्तम ने, जो यहां पर आप देखेंगे राम राज्यपाल बंधु ब्रह्मन के साथ में एक सूर्य मंदिर बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। कुमारगुप्त थे, इनके एक राज्यपाल थे, उनका नाम था बंधु वर्मा। इनके द्वारा एक हमें सूर्य मंदिर बनवाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की? स्थापना की। किसने? कुमारगुप्त ने। ठीक है, आ जाओ यहां पर, आगे आते हैं। तो यहां पर देखिए, कुमारगुप्त के प्रथम पुत्र थे कौन? युवराज स्कंदगुप्त ने ही पुष्यमित्र को क्या किया था? पुष्यमित्र को पराजित किया था। पुष्यमित्रों, जो पुष्यमित्र वंश है उसको पराजित किया था। ठीक है, आ जाओ। तुम्हें अभिलेख ये कहां मिलेगा आपको? ये महत्वपूर्ण है। तुम्हें अभिलेख आपको मिलेगा जिला गुना, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के गुना जिले में आपको यह अभिलेख मिल जाएगा। इस अभिलेख से कुमारगुप्त को क्या कहा गया है? कुमारगुप्त को कहा गया है शरदकालीन सूर्य के समान। इनकी यहां पर यह व्याख्या की गई है। गुप्त राजा में सर्वाधिक अभिलेख हमें कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। अब बीपीएससी कई बार पूछ चुका है कि सबसे अधिक गुप्तकालीन अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो कुमारगुप्त के मिलते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। बत्सभट्टी द्वारा रचित मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बत्सभट्टी है, इनके द्वारा लिखित कौन सा अभिलेख? यहां पर आप देखेंगे मंदसौर अभिलेख। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन है, अच्छे से वर्णन किया गया है। कुंवर अभिलेख, अब ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में देखने को मिल जाएगा। देखो कौन सा अभिलेख कहां है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एकदम पूछा जाएगा। जैसे कि यहां पर हमने बात की तुमैन अभिलेख मध्य प्रदेश के गुना जिले में। फिर यहां पर आप देखेंगे ये कौन सा अभिलेख है? मनकुंवर अभिलेख उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में। इस प्रकार से आपको यहां पर ध्यान देनी है। ठीक है, आ जाओ।
कुमारगुप्त द्वारा चलाई गई मुद्राएं। अब हमने जैसे समुद्रगुप्त के समय की मुद्राओं को देखा, इसी प्रकार से कुमारगुप्त के समय भी अलग अलग नाम से मुद्राएं चलाई जाती थी। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, गुप्त शासक कुमारगुप्त ने सर्वप्रथम स्वर्ण, रजत और ताम्र, ये 3 प्रकार की मुद्राओं को चलाया। मयूर प्रकार की स्वर्ण मुद्रा चलाने की साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। अब एग्जाम में पूछा गया है कि मयूर प्रकार की मुद्रा चलाने का साक्ष्य किसके समय मिलता है, तो कुमारगुप्त के समय मिलता है। ठीक है, कुमारगुप्त के ही काल में हमें मध्य भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ होते हुए दिखाई देता है। कुमारगुप्त की मुद्राओं से हमें गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति मिलती है। अभी तक जो गुप्त शासक हैं अपनी मुद्राओं पर गरुड़ को छुपा रहे हैं, लेकिन कुमारगुप्त से अब मयूर यानी कि मोर हमें देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, कुमारगुप्त ने गरुड़ की जगह मयूर को अंकित करवाया। कुमारगुप्त की मुद्राओं के प्रकार, तो यहां पर कुमारगुप्त की कुछ मुद्राओं के प्रकार दिए गए। कौन कौन से प्रकार थे, तो देखो, कार्तिकेय प्रकार, गजारोही प्रकार, अश्वरोही प्रकार, फिर यहां पर आपने धनुर्धारी प्रकार, अश्वमेध प्रकार, ये प्रकार आपको देखने को मिलेंगे मुद्राओं के, जो किसके थे, जो यहां पर आपको कुमारगुप्त के समय देखने को मिलेंगे। निहंता प्रकार के सिक्कों पर कुमारगुप्त को गेंद से मारते हुए चित्रांकित किया गया है। अब यहां पर देखो, यहां पर एक मुद्रा है, कौन सी, खंग निहंता प्रकार। इस प्रकार की मुद्रा में कुमारगुप्त को जो गैंडा होता है उसे मारते हुए दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त का जो कार्यकाल है यह 455 से लेकर 467 ईस्वी तक होगा, और इन्होंने जो उपाधि दी थी, इन्होंने उपाधि क्रमादित्य की ली थी। किसकी, क्रमादित्य की। ठीक, अन्य उपाधियों की बात करें, भरम परम भागवत, क्रमादित्य, और इन्होंने ये भी उपाधि धारण की थी, परम भागवत की भी ली थी। ठीक, हम लोग इनके शत्रुओं में मुख्य रूप से कौन थे, मध्य एशिया में रहने वाले हुड़। जो स्कंदगुप्त है, इनके समय जो सबसे बड़ा शत्रु, सबसे मुख्य शत्रु होगा, ये होगा हुड़। 460 ईस्वी के आसपास हुड़ आक्रमण का नेतृत्व करता कुशनिवास था। इनके समय 460 ईस्वी के आसपास जो यहां पर हुड़ आक्रमण करता है, कौन है, ये है खुशनिवास। ठीक है, स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट होगा। स्कंदगुप्त ऐसा सम्राट था जो अंतिम महान सम्राट होगा। जैसे कि मुगल वंश में कौन अंतिम सम्राट होगा महान, ये होंगे आपके औरंगजेब। उसी प्रकार से यहां आपको देखने को मिलेंगे स्कंदगुप्त। ठीक है, आगे आ जाओ। भीतरी स्तंभलेख, ये कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के तहसील सौदपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। यहां से हमें पुष्यमित्रों और हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये, जिससे हमें स्कंदगुप्त तथा यहां पर हुड़ और पुष्यमित्रों के साथ में ये युद्ध करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के शासन की प्रथम तिथि यानी कि गुप्त संवत 136 बताई गई है। ठीक है, आ जाओ यहां पर जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराए जाने का उल्लेख करता है। मैंने बताया था सुदर्शन झील किसने बनवाई थी, चंद्रगुप्त के एक राज्यपाल ने। आने वाले शासकों ने मरम्मत करवाई। उसी में से हमें यहां पर देखने को मिलता है कि स्कंदगुप्त ने भी क्या हुआ, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। इसका उल्लेख हमें मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, अब एक और देखेंगे हम गढ़वा अभिलेख। ये क्या है, करछना तहसील में इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। इस अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त के अंतिम वर्षों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है, इसके बारे में महत्वपूर्ण यही है कि इसने पुष्यमित्र के साथ में और हुड़ों के साथ में युद्ध किया। अब पुष्यमित्र सुंग नहीं, उसके उत्तराधिकारी थे वो। ठीक है, यहां पर आ जाओ। चक्रपालिक नामक एक इनके राज्य में रहने वाले अधिकारी थे। उन्होंने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मूर्ति को स्थापित करवाया। देखो, ये जो प्रश्न है बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको यहां पर दोनों जगह इस प्रश्न को देखना होगा। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन है कि सभी राजकुमारों को छोड़कर लक्ष्मी ने खुद क्या किया, स्कंदगुप्त का वर्णन किया है। मतलब जितने भी गुप्त शासक हुए, लक्ष्मी ने किसी को यहां पर वर्णन नहीं किया, ये सिर्फ स्कंदगुप्त को किया है। ठीक,
हुड़ों को निर्णायक रूप से पराजित करने का कारण स्कंदगुप्त को क्या है, देश के रक्षक के रूप में व्याख्यात किया गया है। अब जो स्कंदगुप्त है, इन्होंने हुड़ों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया, देश की रक्षा की, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, यहाँ पर देश का रक्षक के रूप में विख्यात किया गया है। ठीक, और देख लो यहाँ पर स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का एकमात्र वीर कहा गया है। क्या क्या कहा गया, एकमात्र वीर, क्यों, हुड़ों को पराजित किया था। ठीक, आ जाओ आगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखो जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आइए, ठीक है, ये हो गया आपका कुमारगुप्त, हम ये देख चुके हैं। ठीक है, ये सब हम यहाँ पर देख चुके थे, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। महेंद्र, अश्वमेध, ये हम देख चुके थे। यहाँ पर आगे आते हैं, अब हमें आएंगे सीधे कहां पर, गुप्तकालीन प्रशासनिक एवं शासन। ठीक है, कहां पर, गुप्तकालीन प्रशासन एवं शासन, नगरीय तथा अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, यहां पर हम ये चीज चर्चा करेंगे। यहां पर हमें गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में देखना है। देखो कुछ राजवंश ऐसे हैं जो अपने युद्ध ख्यातियों के लिए तो लोकप्रिय है ही, साथ में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी लोकप्रिय है, जैसे कि चोल साम्राज्य। फ्रांस की क्रांति में आप देखेंगे नेपोलियन, ने कई युद्ध किए हैं, लेकिन अपने युद्धों के लिए विजय लोकप्रिय ना होके अपने सुधारों के लिए है। नेपोलियन कोड आया और भी कई सारी चीजें लेके आया, तो उसके लिए ज्यादा ख्याति है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे जो गुप्त शासक थे, इनकी ख्याति भी क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए थी। आ जाओ यहाँ पर, सूपिया लेख यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो हमें मध्य प्रदेश के रीवा से प्राप्त होता है। कौन सा, सोपिया लेख। इस लेख में गुप्त वंश का आरंभ घटोत्कच से माना जाता है। क्या है यहाँ पर, ये जो सूपिया अभिलेख है रीवा में जो मिलता है मध्य प्रदेश में, इसमें गुप्त वंश की प्रारंभिक अवस्था जो बताई गई है घटोत्कच से बताई गई है, इसीलिए इसे कभी कभी घटोत्कच वंश के नाम से भी हम जानते हैं। दामोदरपुर, दामोदरपुर का ताम्रपत्र है, यहाँ पर आप देखें बुद्धगुप्त को परम भट्टारक महाराज धिराज की उपाधि से नवाजा गया है या फिर सम्मानित किया गया है। ठीक, आगे आओ, गुप्तकालीन प्रशासनिक एवं शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, गुप्तकालीन प्रशासनिक एवं शासन व्यवस्था। देखते हैं यहां पर, देखो गुप्तकालीन शासकों ने अपनी शासन प्रणाली में क्या किया, पूर्वगामी शासकों के शासन प्रबंधों को, तत्वों को अपनाया। मतलब समझ रहे हैं इस लाइन का मतलब, जो गुप्त शासक थे, इन्होंने अपने साम्राज्य में जो इनसे पहले के शासक हो चुके हैं, उनके अच्छे अच्छे तत्वों को अपना लिया तथा आवश्यकता अनुसार अनेक नवीन और मौलिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी निर्माण किया। एक तो पहले के शासकों की व्यवस्थाओं को अपनाया, साथ में जैसे जैसे आवश्यकता महसूस की गई, इन्होंने उन नवीन तत्वों को भी अपनाया अपने साथ में। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे आ जाओ, गुप्त काल में दो तरह का शासन तंत्र प्रचलन में था। कौन कौन से, एक तो था आपका गणतंत्र, एक था आपका राजतंत्र। दोनों प्रकार के शासन व्यवस्था में यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहां पर बात करेंगे गणतंत्रात्मक, तो गणतंत्र शासन व्यवस्था आप पाएंगे ये कहां पर थी, पंजाब और राजस्थान मुख्य रूप से यहां पर आपको देखने को मिलेगी। जो पंजाब और राजस्थान वाला क्षेत्र था, वहां पर आपको गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। इसके अंतर्गत गालव, अर्जुनायन, सकनाकीन, योध्या, मद्र, प्रार्जुन, कुड़िल, काप, खरपरिक, अभी, आभिर, विशेष, ये विशेष होंगे। ठीक है, ये विशेष राज्य होंगे, विशेष क्षेत्र होंगे। अगर हम बात करें राजतंत्र की, यह गुप्त काल के अंतर्गत अधिक प्रचलित एवं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। गणतंत्र भी था जो पास वाले क्षेत्र में देखने को मिला, राजतंत्र यहां पर देखने को मिलेगा इनके मुख्य भूभाग पर, जो गुप्तों का मुख्य भूभाग था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दैवीय सिद्धांत को स्थापित किया। गुप्तों ने कहा कि शासन करने के लिए दैवीय सिद्धांत जरूरी है। जैसे हम मध्यकाल में देखेंगे किसने दैवीय सिद्धांत दिया था, बलबन ने दिया था। उसी प्रकार से यहां पर भी गुप्तों ने दैवीय सिद्धांत दिया। अब दैवीय सिद्धांत होता क्या है, इसके अनुसार राजा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई है। दैवीय जो सिद्धांत होता है उसमें कहा गया है कि राजा की जो उत्पत्ति हुई है सीधे भगवान के द्वारा, सीधे ईश्वर के द्वारा की गई है।
तो राजा कौन हुआ? ईश्वर का प्रतिनिधि। तो राजा जो बोले आपसे वो आपको करना होगा और राजा के आदेश की आप अवहेलना नहीं कर सकते। ये यहां पर सिद्धांत दिया गया है, ठीक है, ये यहां पर सिद्धांत दिया गया है। अब देखो, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के ऐतिहासिक स्रोत। अब अगर हम बात करें कि जो गुप्त एम्पायर था, गुप्त साम्राज्य था, इनके समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके ऐतिहासिक स्रोत क्या है, तो देखो यहां पर हम देखेंगे इस समय के ग्रंथों, अभिलेखों और सिक्कों के द्वारा, और जो चीनी यात्री फाहियान आया है उसके यात्रा वृतांत से हम गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हैं। कौन कौन स्रोत है? एक तो ग्रंथ है, कालिदास, और भी कई सारे इतिहासकार हुए जिनके ग्रंथ मिलते हैं, अभिलेख, कई सारे अभिलेख, सूफिया अभिलेख हुआ, एरन अभिलेख हुआ, कई सारे अभिलेख हैं, सिक्के, कई प्रकार के सिक्के हैं, है ना, जो अभी मैंने बताए थे आपको। फिर चीनी यात्री फाहियान का लिखा हुआ यात्रा वृतांत, इनसे हम गुप्तों के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी लेते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कालिदास द्वारा रचित, कालिदास भी इनके दरबार में नवरत्नों में है, तो कालिदास के भी जो ग्रंथ हैं उनसे भी हमें गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वर्षियम, मालविकाग्नि मित्रम। 2 महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंशम, कुमार संभव। 2 खंड काव्य लिखे हैं, देवदूतम, मेघदूतम और ऋतु संघार। तो इस प्रकार से 7 रचनाएं मिलती हैं और इन 7 रचनाओं से हम गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे गुप्तकालीन शासन प्रबंध से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। गुप्त काल का था जो, इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में विवरण हमें पता चलता है। मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित रचित पंचतंत्र और नीतिसार, जिसकी रचना कामंदक ने की है। तो ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो अन्य स्रोतों के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं गुप्त वंश के, ठीक है, किसके? गुप्त वंश के। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ यहां पर। चीनी यात्री फाहियान की रचना फोक्यो की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी से भारत आया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे, ध्यान ही नहीं रहता आप लोगों का। अपने यात्रा वृतांत में कहीं कहीं इस देश के सुशासन एवं कानूनों की उत्तमता का निर्देश दिया है। क्या है? फाहियान भारत के अलग अलग क्षेत्रों की बारे में हमें बताता है, कहां कैसा कानून व्यवस्था थी। तो गुप्त शासकों के बारे में कहता है कि इनके समय कानून सुशासन था, है ना। और यहां पर आप देखेंगे राजा प्रभुत्व और जो सुखी था, जनता भी इनके साथ में सुखी थी। अगर हम बात करें केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कि गुप्त शासकों के समय केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो देखो राजा की स्थिति देवता के समान थी। राजा को एक प्रकार से भगवान या फिर देवता समझा जाता था। पृथ्वी पर देवता का प्रतिनिधि कहा गया है। यहां पर देखो, यहां पर जो अभिलेख है, पुस्तकें हैं, वहां पर कहीं कहीं आप पाएंगे कि गुप्त शासकों को क्या कहा गया? राजा के समान, यहां पर देवता कहा गया, देवता के समान राजा कहा गया, सॉरी। कहीं कहीं पर तो सीधे सीधे राजा देवता का प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, तो कहीं कहीं आप पाओगे सीधे देवता ही घोषित कर दिया गया। ये 3 स्थितियां राजा की आप पाओगे, ठीक है। लोक धान्यो देवश्य, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र तो क्या कहा गया? लोक धान्यो देवश्य, अर्थ हुआ इस दुनिया में रहने वाले देवता, ठीक है। अब आए प्रयाग प्रशस्ति में अन्य महत्वपूर्ण बात है, वह देवता तुल्य है। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है राजा कौन है? देवता तुल्य है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में उसे किसे, यहां पर हमने बात की थी किसकी? यहां पर हमने बात की थी आपके कौन शासक थे? समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को यहां पर भगवान विष्णु कहा गया है। क्या कहा गया? भगवान विष्णु। उसकी तुलना कुबेर, वरुण, इंद्र, यमराज से कर दी गई, मतलब इन सब से भी ऊपर उठा दिया गया। भैया अब तो हम कौन है? अहम ब्रह्मस्मि, हम ही ब्रह्मा है, ये भाव आ गया। आगे देखेंगे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दोनों को साक्षात क्या था? यहां पर आप देखेंगे विष्णु भी कहा गया, साक्षात क्या क्या? विष्णु कहा गया।
आगे आगे यहां पर हम देखते हैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने क्या किया, समुद्रगुप्त को सज्जनों के उदय और दुर्जनों के पतन माना। किसने? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कहता है जो समुद्रगुप्त है ये सज्जनों का उदय करता है, दुर्जनों का पतन करता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है किसका यह अभिलेख है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को दुर्जनों का पतन करने वाला, सज्जनों का उदय करने वाला बताया है। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। गुप्त सम्राटों की उपाधियां भी उनकी दैवीय उत्पत्ति की अवधारणा को संकेत करती हैं। अगर आप गुप्त शासकों की उपाधियों को देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं यह महसूस होता है कि अपने आप को ये दैवीय सिद्धांत के तौर पर स्थापित करना चाह रहे थे। जैसे कि उपाधियां इन्होंने कौन कौन धारण की? परम दैवत्य, महाराज धिराज, राजा धिराज, एकाधिकार, एकाधिराज, परमेश्वर, ऐसी ऐसी भारी भरकम उपाधियां इनके द्वारा धारण की गई जिससे लगे कि हाँ भैया कोई है। आजकल आप देखो साधु संत जो होते हैं क्या करते हैं, साधु संत जो आजकल के होते हैं एक से एक उपाधि, ए श्री श्री 1008 ये वाले महाराज, तो क्या है लोगों से अलग होने के लिए बाहरी भरकम, हम तुमसे इतने ज्ञाता है इसलिए। फिर देखो यहां हम बात करें देवी उत्पत्ति के बावजूद राजा स्वयं विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। बेशक तुम दैवीय सिद्धांत के तहत आए हो लेकिन तुम भी विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये यहां पर मानना पड़ेगा। अब यहां पर देख लो राज प्रशासन का मुख्य स्रोत था कौन था? राजा जो था यही प्रशासन का मुख्य स्रोत होता था, लेकिन नियमों का उल्लंघन वह भी नहीं कर पाएगा। और राजा के पास असीमित शक्ति थी, राज्य के हर निर्णय, हर चीज राजा के ही पास में हुआ करता था। ठीक, राजा में सभी शक्तियां निहित होती, चाहे वो कार्यपालिका की हो, चाहे सर्वोच्च अधिकारी की हो, चाहे न्याय का प्रधान हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे सेना का सर्वोच्च सेनापति हो, सब कुछ कौन है? राजा ही है। राजा के ही हाथ में सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे हम देखेंगे युद्ध के समय सेना का नेतृत्व कौन करेगा? युद्ध के समय सेना का नेतृत्व स्वयं राजा करेगा। कौन करेगा? स्वयं राजा करेगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, कौन करेगा नेतृत्व? स्वयं राजा करेगा। अब देखो यहां पर प्रशासन के सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती। राज्य के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी होते, इनकी नियुक्ति भी राजा ही कर रहा है। ठीक है, और वे सभी सीधे किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राजा के प्रति। ठीक, किसके प्रति? राजा के प्रति, क्यों? राजा ने इन्हें नियुक्त किया है। राजा की स्थिति एक निरंकुश शासक जैसी थी। अब देखो एक बात बताओ, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनके ही हाथ में न्याय व्यवस्था आ जाए, इन्हीं के हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था आ जाए, इन्हीं के हाथ में कार्यकारी व्यवस्था आ जाए, तो क्या होंगे? निरंकुश हो जाएंगे। एक व्यक्ति के हाथ में जब सारी व्यवस्थाएं होती हैं तो व्यक्ति निरंकुश हो जाता है। तो यहां पर राजाओं के ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये निरंकुश राजा थे। कैसे थे? ये निरंकुश शासक थे, निरंकुश राजा थे। ठीक है, आ गया। व्यवहार में वह उदार और जनहितकारी थे। अब जो इतिहासकार वो कहते हैं ये उदार थे और जनहितकारी। ठीक, ये तो हमें पता नहीं चल सकता क्योंकि उस समय क्या राही होगी क्या व्यवस्था नहीं होगी, है ना। आ गया जो गुप्त काल में ऐसे रानियों का क्या है उपलब्ध है जिन्होंने अपने पतियों के साथ मिलकर शासन किया। हमें इतिहास में या फिर गुप्त काल में कई ऐसी रानियों के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने अपने पतियों के साथ में शासन किया है। जैसे कि यहां पर कुछ नाम आएंगे। कुमार देवी, कुमार देवी ने अपने पति चंद्रगुप्त प्रथम के साथ मिलकर शासन चलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्ता ने वाकटिक राजवंश के संचालन किया था। तो इस प्रकार से पता चलता है कि रानियां भी कहीं ना कहीं राजाओं के समान ही या सहायता से उनकी मदद करके शासन चला रही हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था की। तो सामंत, यहां पर क्या है? सामंत। जो सामंतवादी व्यवस्था थी ये कहीं ना कहीं गुप्त काल की ही देन है। देखिए यहां पर गुप्त काल में सामंतवाद का उदय हुआ। ठीक है, तो एग्जाम पूछा जाएगा गुप्त का सामंतवाद तो वो गुप्त काल से आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आप देखेंगे भूमि अनुदान में देने की जो बात हुई है गुप्त काल में ही देखने को मिलती है। गुप्त काल के समय से ही भूमि को अनुदान में दिया जाना प्रारंभ कर दिया गया। सम्राटों की नीति अधीनस्थ राजाओं के लिए अपनाई, उसी कारण सामंतवाद का उदय हुआ। देखो
सामंत होते क्या है आपसे नीचे। अब जैसे आप हैं, आप एक बड़े साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके अधीन छोटे छोटे राजा होंगे जिन्हें आप युद्ध में निरंतर जीत रहे होंगे। जो छोटे छोटे राजा होंगे इन्हें आप सामंत के तौर पर स्थापित करेंगे कि तुम हमारे सामंत हो, हम तुम्हारे प्रभु हैं। सिर्फ छोटे छोटे राजाओं जो आप जीत के आ रहे हो, यही सामंतवादी व्यवस्था स्थापित होगी। इन्हें आप एक राज्य दे दोगे, कहो खेलो खाओ, हमारी सेवा करो। ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सामंत कौन थे, तो मैंने अभी आपको बताया, सम्राट के अधीन छोटे छोटे शासक थे जो अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र थे, रूप से शासन चलाते तथा नाम मात्र के लिए सम्राट के अधीन थे। सम्राट ने क्या किया, युद्ध जीता इनसे, इनसे कह दिया तुम जाओ अपना अपना शासन संभालो, हमें कोई मतलब नहीं। हर वर्ष एक निश्चित राजस्व हमें भेज देना और हमारे अधीन रहना। ये सामंतवादी व्यवस्था देखिए, ठीक है। अब देखो सामंत के अधिकार क्या है। उपाधि ग्रहण कर सकते थे, जैसे राजा गुप्त शासक उपाधि धारण कर रहे हैं, ये भारी भरकम कर रहे हैं, लेकिन सामंत इनसे छोटी छोटी उपाधि धारण करेंगे। कैसी, महाराज, बस यहां तक। सेना रखने का अधिकार था, सामंत सेना भी रख सकते थे। जनता से कर वसूलने का अधिकार था, तो जनता से कर भी ये वसूल सकते थे। मैंने आपको एक व्यवस्था बताई थी, मनसबदारी व्यवस्था, उससे ही मिलती जुलती व्यवस्था आप इसे समझ सकते हैं। छोटे सामंत वही है, ठीक है। आप देखिए यहां पर आप देखेंगे पादानुध्यात, ये कौन था, सामंत शासक अपने लेखों में अपने को इस नाम से संबोधित करते हैं। जो सामंत लेखक सामंत थे, इन्होंने अपने लिए इस नाम का प्रयोग किया, क्या, पादानुध्यात। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए ये किसको इंगित करता है, तो सामंतों को इंगित करता है, ठीक है। किसे करता है, सामंतों को। कई ऐसे सामंतों का उल्लेख जो अपने अधीन कई छोटे छोटे सामंत थे, सबसे ऊपर राजा, राजा के नीचे सामंत, तो सामंत के नीचे भी उप सामंत है जो सामंत रख रहे हैं अपने नीचे। जैसे अब क्या है, अंबानी जी हैं, अंबानी जी के कई सारे नौकर, सबकी सैलरी 1-1 2 लाख, तो नौकर के घर पे भी जो नौकर आता होगा उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे सामंत है। क्लियर, आ जाओ। केंद्रीय पदाधिकारी, जो केंद्रीय पदाधिकारी कौन है, मंत्री परिषद और अन्य अधिकारी गण हुआ करते थे, है ना। जो यहां पर केंद्रीय पदाधिकारी थे उसमें मंत्रीगण के लोग आते थे, अन्य पदाधिकारी आते थे, ठीक। देखो शासन कार्यों में राजा की मदद करते। अब इनका कार्य क्या होगा, जो यहाँ पर मंत्री परिषद या अधिकारी गण है, इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा राजा की मदद करना, राजा को सहयोग देना, राजा की सहायता करना। मंत्रियों को अमात्य या फिर सचिव भी कहा जाता। क्या कहा जाता था, अमात्य या फिर सचिव जैसे शब्दों से इन्हें संबोधित किया जाता था। आगे आओ, गुप्त शासन काल के कुछ महत्वपूर्ण मंत्री देखिए कौन कौन थे। हरिसेन, वीरसेन या फिर शाप भी कहा जाता है, शिखर स्वामी, पृथ्वी सेन, ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख हमें मिलता है। अब यहां पर आप देखेंगे उदयगिरि गुहा लेख से हमें पता चलता है कि सचिव का जो पद था वो परंपरागत था। क्या था, सचिव का जो पद था गुप्त शासन के अंतर्गत, ये परंपरागत पद था। परंपरागत पद मतलब देखिए, परिवारजनों तथा उच्च कल्पों में भी यह परंपरा प्रचलित थी, ठीक है। आगे आ जाओ। बाकटक अभिलेखों से पता चलता है कि उनके राज्य में मंत्री एवं पद वंशानुगत थे। जो बाकटक वंश है इनके अभिलेख देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके शासनकाल में जो पद हुआ करते थे वंशानुगत होते थे, यानी कि एक ही परिवार में रहते थे। एक परिवार का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन गया तो वही प्रधानमंत्री होगा, एक वित्त मंत्री बन गया वही वित्त मंत्री होगा, ऐसे हिसाब चलता था। देखिए मंत्री की नियुक्ति कैसे होती थी, योग्यता के आधार पर। एक जगह तो लिखी हुई है क्या, एक जगह तो लिखी है पारंपरिक, एक जगह लिखा है योग्यता के आधार पर। तो पहले यहां पर जो नियुक्ति होती थी वो योग्यता के आधार पर उन्हीं की प्रपार्टी चलती रहती थी। यहां पर आ जाओ, कुमारा मात्य, साम्राज्य मुख्य मुख्य पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को कुमारमात्य कहते थे। जो गुप्त साम्राज्य था इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य करने वाले लोग होते थे, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले लोग होते थे, उन्हें हम कुमारमात्य कहते हैं। कुमारमात्य के कार्यालय को कुमारमात्याधिकरण कहते थे। जो कुमारमात्य थे, जो महत्वपूर्ण पदों पर काम करते थे, उनके कार्यालय को क्या कहा जाता था, कुमारमात्याधिकरण के नाम से जाना जाता था। अधिकरण केंद्रीय शासन के विविध विभाग को अधिकरण कहा जाता था। प्रत्येक अधिकरण की अपनी अपनी मुद्रा यानी कि सील होती थी। जैसे आज आपने देखा है
पोस्ट ऑफिस की अलग सील होती है, आप कोई फर्म बनाए उसकी अलग सील होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग विभाग की अपनी अपनी अलग अलग सील होगी। फिर आप देखिए महासेन सेनापति, महासेनापति। अब जो महासेनापति है कौन है? गुप्त सम्राट के अधीन हुआ करता था। मैंने आपको बताया कि गुप्त सम्राट ही अपनी सेना का नेतृत्व करते, तो गुप्त सम्राट के बाद यहाँ पर जो पद आता वो है हुआ करता था महासेनापति का। ठीक है, किसका? महासेनापति का। इनके कार्य साम्राज्य के विविध भागों में विशेषतया सीमांत प्रदेशों में सैन्य संचालन के लिए तैयार रहते थे। ठीक है, सैन्य संचालन के लिए वो तैयार रखा जाता था। आगे बढ़ेंगे। अगला जो अधिकारी होगा महादंड नायक, नाम से ही आप देख पा रहे होंगे, महादंड नायक महासेनापति के अधीन होता। क्या होता? जो महादंड नायक होता ये महासेनापति के अधीन होता। एक महासेनापति के नियंत्रण में अनेक महादंड नायक होते। पहले राजा, महासेनापति, महासेनापति के नीचे कौन? महादंड नायक। और एक महासेनापति के नीचे कई सारे महादंड नायक आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो होते महादंड नायक, ये क्या करते? युद्ध के अवसर पर सेना का नेतृत्व करते। सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा जाता, उनका ये नेतृत्व करते। गुप्त काल की सेना 3 भागों में विभाजित थी। गुप्त काल की सेना हमें 3 भागों में दिखाई देगी। कौन कौन सी? घुड़सवार सेना, हाथी सेना, पैदल सेना। इन 3 भागों में इनकी सेना आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर देखते हैं महादंड नायक के अधीन महास्वपति, अश्वपति, महाप्यूलुपति और अनेक सेना नायक यहां पर हुआ करते थे। ठीक है, एक पूरी इन्फेंट्री टुकड़ी बनाई जाती थी महादंड नायकों के अधीन। साधारण सैनिक चार्ट और सेना की छोटी टुकड़ी चमू कहते थे। अब देखो यूपीएससी ने पूछा है चार्ट और चमू क्या थे, तो यहां पर आप देखेंगे जो साधारण सैनिक है उन्हें चार्ट कहा जा रहा है और जो सेना की छोटी इकाई है उन्हें चमू कहा जा रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए अगला जो अधिकारी होगा रण भांडारिक। ये कौन होगा? सेना के लिए सामग्री की व्यवस्था करने वाला, सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करना, कपड़ों की व्यवस्था करना, हथियारों की व्यवस्था करना, ये कौन करेगा? रण भंडारिक के द्वारा ये सारी चीजें की जाएंगी। ठीक, ये सारी चीजें रण भंडारिक के द्वारा यहां पर आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे दंडपाशिक। दंडपाशिक कौन है? पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। कौन है? दंडपाशिक। ठीक है, देखिए यहां पर दंडपाशिक कौन है? पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। उसके नीचे जो भी होता था खुफिया विभाग के अधिकारी होते थे। पहले पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी दंडपाशिक, उनके नीचे आप देखेंगे यहां पर कौन होंगे? यहां पर खुफिया विभाग के अधिकारी जो कौन होते? चौराध्य रणकी के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, आ जाओ यहां भट्ट। अब यहां पर आप देखेंगे भट्ट, पुलिस के जो साधारण सिपाही होते थे उन्हें हम भट्ट कहते थे। चार्ट कौन थे? सेना की टुकड़ी। भट्ट कौन है? पुलिस के साधारण कर्मी। ठीक है, इन्हें भट्ट कहते हैं, जिसे हम सिपाही कहते हैं आज की डेट। आगे आ जाओ महासंधि विग्रहिक। एक अन्य आपको अधिकारी देखने को मिलेगा जिसका नाम है महासंधि विग्रहिक। ये कौन था? इनके बारे में बात करते हैं। पड़ोसी राज्यों और जो सामंतों तथा गणराज्यों के साथ संधि तथा विग्रह करने की नीति जो करते थे उन्हें संधि विग्रह कहते थे। देखो हमारे यहाँ एक पद होता है विदेश मंत्री का, जो एस जयशंकर जी हैं। इनका काम क्या है? अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करना, पत्र व्यवहार करना, कोई इशू हो जाए उसे सॉल्व करना। उसी प्रकार से आप देखेंगे गुप्त काल में महासंधि विग्रहिक थे। ये क्या करते थे? पड़ोसी राज्यों, सामंतों और गणराज्यों के साथ संधि तथा विग्रह की नीति को अपनाते थे। ये थे संधि विग्रहिक। आगे सम्राट का अत्यंत विश्वस्त कर्मचारी होता था कौन? संधि विग्रहिक। देखो बताओ, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी अपनी पॉलिसी तय करें, विदेश पॉलिसी। अब मोदी जी को भरोसा है पूरा एस जयशंकर के ऊपर, सॉरी एस जयशंकर जी के ऊपर। अब कोई मैटर हो जाए, जैसे कनाडा के साथ में मैटर हुआ, अभी चल रहा है निज्जर कित्ते वाला। अब यहां पर हो क्या? एक मिनट, अब यहां पर हो क्या? एस जयशंकर जी बिना प्रधानमंत्री से पूछे
कनाडा के पीएम को एक लेटर लिख दें, अगर तुमने अगली बार जबान खोली हम तुम्हारे ऊपर परमाणु बम पटक देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बोले कि हमें पीएम से मिलना है, हमारे जो विदेश मंत्री जी लिख के भेज दें, अगर तुमने अगली बार मिलने की बात की तुम्हारे ऊपर हम परमाणु अटैक कर देंगे, क्या होगा? रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे जो सम्राट का संधि विग्रही होता था, जो विदेश मामलों का अधिकारी होता था, एक विश्वसनीय व्यक्ति बिठाया जाता था कि सम्राट अगर ध्यान भी न दे तो भी ये लंका न लगवाए, स्थिति को संभाल ले। पता चला मुंगेरी लाल के हसीन सपने राजा कहीं और खोए हुए हैं, यहां पर संधि विग्रह ने राज्य को डुबा दिया। कोई राजा कह रहा है हम अपनी पुत्री का विवाह आपके राजा से करना चाह रहे हैं, राजा ने कह दिया अगर तुमने जो संधि विग्रह के उसने कह दिया अगर अगली बार विवाह की बात की हम सेना से चढ़ाई कर देंगे। सामने वाले सोचेगा कैसा राजा है, हम कह रहे हैं विवाह की, ये सेना चढ़ाने की बात कर रहा है, बड़ा पागल राजा है। ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये विश्वसनीय व्यक्ति को ही बिठाया जाता था यहाँ पर। फिर आप देखेंगे विनय स्थिति स्थापक, ये अधिकारी मौर्य काल के धर्म महापात्र के समान था। क्या नाम था? विनय स्थिति स्थापक। ये कौन था? जो गुप्त काल में एक अधिकारी हुआ करता था धर्म महापात्र, उसके समान आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए, धर्म नीति की स्थापना करना, जनता के चरित्र का उन्नत रखना, विविध संप्रदायों में मेल मोजोड़ रखना, ये सारे काम किसके थे? ये सारे काम थे आपके नियम विनय स्थिति स्थापक के, ठीक है। आगे देखेंगे भांडागाराधिकृत। भांडागाराधिकृत कौन है? यहां पर देखिए कोष विभाग का अध्यक्ष। कौन है? कोष विभाग का अध्यक्ष होगा यह। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए महाक्षपटलिक। महाक्षपटलिक कौन है? आदेशों का रिकॉर्ड रखने वाला, जो पूरा विवरण रखता था, आदेशों रिकॉर्ड करता था, वह आपको यहां पर देखने को मिलेगा महाक्षपटलिक, ठीक है। आय व्यय का लेखा जोखा इसी के द्वारा रखा जाता था, महाक्षपटलिक के द्वारा। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय कार्यालय का प्रधान होता था। कौन होगा केंद्रीय कार्यालय का प्रधान? ये होगा सर्वाध्यक्ष। फिर आप देखेंगे ध्रुवाधिकरण, ये कौन होगा? कर का वसूल करने वाला विभाग, जो कर की वसूली करता था उसका विभाग होगा आपका कौन? ध्रुवाधिकरण, ठीक। आ गया। अब ध्रुवाधिकरण है, इसके 3 भाग होंगे। कौन कौन से? सालिक भूमि कर वसूल करने वाला, गौलमिक जंगलों से विविध आमदनी करने वाला, तलवाटक और गोप ग्रामीणों के विधि कर्मचारी हुआ करते थे। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग विभाजन इन्हें किया गया है, ठीक है। फिर देखो यहां पर आगे आए तो महाप्रतिहार या प्रतिहार, ये अधिकारी राज प्रसाद से संबंधित थे। किससे? ये राज प्रसाद से संबंधित थे। विशाल विभाग को संभालने का कार्य करते, जो राज प्रसाद होता था उसको संभालने का ये काम करते थे। राजा का व्यक्तिगत सलाहकार कौन था? रहीसी नियुक्त कहलाता था। जो राजा थे इनके व्यक्तिगत जो सलाहकार थे, जैसे हम कहते हैं ना पीएम का निजी सचिव, तो राजा का निजी सचिव कहता था रहीसी नियुक्त, ठीक। आगे आ जाओ, कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी। ध्रुवाधिकरण, ये भूमि कर वसूल का कार्य करता था, तो उसका कार्यालय का प्रधान था। जो भूमि कर वसूल करने वाला कार्यालय था उसका प्रधान कौन था? ध्रुवाधिकरण। फिर आगे आप देखेंगे अग्रहारिका, इसका बीपीएस से पूछा गया अग्रहारिका कौन था, तो देखो कौन था? दान विभाग का प्रधान। देख लो यहां पर अग्रहारिका कौन है? दान विभाग का प्रधान है। आगे आ जाओ, पुस्तपाल, भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। कौन था? भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। महादंड नायक, अभी मैंने बताया युद्ध काल में सेना का मुख्य नेतृत्व करने वाला मुख्य अधिकारी। सामान्य दिनों में मुख्य न्यायाधीश। अब देखो जो महादंडाधिकारी है इसके 2 कार्य हैं, ठीक है। कौन? महादंडाधिकारी के महादंड नायक के 2 काम है। एक, जब युद्ध हो रहा है तो सेना का नेतृत्व करना, जब युद्ध नहीं हो रहा है तो क्या करना? मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, ठीक है। क्या करना? मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, राजा का सहयोग करना। तो 2 काम इसके हुआ करते थे। आगे आ जाओ, गुप्त काल में प्रांतों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में हम प्रांतों के लिए, राज्यों के लिए क्या नाम प्रयोग करते हैं? देश, अवनी, मुक्ति, इन नामों का हम यहां पर प्रयोग करते हैं। जिले के विषय, जिलों को क्या? जिले को विषय कहा जाता है। जैसे आज बोलते हैं जिला, उस समय विषय कहा जाता, ठीक है। और जो यहां पर जिले का प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाला व्यक्ति था
विषयपति कहा जाता था। तो जो जिला है उसे हम विषय कहते हैं, जिला का प्रशासन जो देख रहा है जैसे आधुनिक कलेक्टर, उसे हम विषयपति कहते थे। विषयपति की नियुक्ति उपरेट नामक अधिकारी द्वारा होती। जो विषयपति था उसकी नियुक्ति किससे द्वारा होती थी? उसकी नियुक्ति यहां पर आप देखेंगे उपरेट नामक एक अधिकारी उसके द्वारा। तो कभी कभी सीधे राजा भी विषयपति की नियुक्ति करते थे। ठीक, आगे बढ़े तो देखो, जिलों के बाद नगरों का स्थान था, जिनको पूर्वपाल कहा जाता। जो नगर थे, जिले हुए, जिले बाद नगर आए, नगर को पूर्वपाल के रूप में जाना जाता है, उनके नाम से जाना जाता है। यहां पर आओ, देश या राष्ट्र सम्राट द्वारा स्वयं शासित क्षेत्र की सबसे बड़ा इकाई देश थी। जो सम्राट है इसके द्वारा जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई के रूप में शासन किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? देश कहते थे। इस प्रशासन को गोप्ता या फिर गोपना कहा जाता था। ठीक है, सातवां व्यापारियों की श्रेणी का प्रमुख होता। सातवां कौन था? व्यापारियों की श्रेणी का प्रमुख, यूपीएससी में पूछा गया है। आगे आ जाओ, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक ग्राम मुखिया, जिसे ग्रामीण कहते हैं, संभालता। और इसकी सहायता के लिए पंचमंडली या ग्राम गोष्ठी की स्थापना की जाती। पंचमंडली की अनुमति के बिना गांव की जमीन खरीदी और बेची नहीं जा सकती थी। तो अगर आप गांव की जमीन को बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए पंचमंडली की अनुमति लेना जरूरी है। व्यावहारिक, व्यावहारिक क्या? दीवानी और फौजदारी आपराधिक कानूनों का विभाजन गुप्त काल में किया गया। जो हम कहते हैं ना आज सिविल और कौन से कानून? सिविल कानून, और यहां पर हम कहते हैं क्रिमिनल कानून, या फिर फौजदारी और दीवानी मामले। इनका जो विभाजन किया गया है दो मामलों में, ये गुप्त काल में ही हुआ है। सिविल कानूनों यानी दीवानी कानूनों को व्यवहारिक कहा जाता था, क्रिमिनल लॉज को आपराधिक विधि कहा जाता था। ठीक है, ये कब विभाजन हुआ? गुप्त काल में हुआ, याद रखिएगा। गुप्त शासन काल में राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए बड़े पुत्र के अधिकार का नियम नहीं था। जैसे हम कहते हैं ना कि उत्तराधिकार के रूप में बड़े पुत्र की नियुक्ति की जाएगी, नहीं, ऐसी व्यवस्था गुप्त काल में नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे गुप्त प्राथमिकता बड़ों को देते थे, नियम नहीं था। छोटे भी अगर सक्षम है उनको भी राज्य मिल जाता था। गुप्तों के दंड विधान मौर्यों की तुलना में नम्र था। जो गुप्तों का दंड विधान था ये मौर्यों की तुलना में कम था, मौर्य ज्यादा कठोर दंड देते थे। तो यहाँ पर आप देखिए फायान के अनुसार मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था। फायान कहता है कि मुझे कहीं पर भी गुप्त काल में मृत्यु दंड का उदाहरण देखने को नहीं मिला। अब देखो, गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाइयां, अगर हम प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो देखो ये इकाई है, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र है। दक्षिणी क्षेत्र के लिए अलग नाम है, उत्तरी क्षेत्र के लिए अलग नाम है। तो इकाई जिसे हम प्रांत कहते हैं उसे दक्षिणी भारत में मंडल या मंडलम कहा जाता था। उत्तरी क्षेत्र में भुक्ति या अवनी कहा जाता था। जिसे हम मंडल कहते हैं उसे कोट्टम या बलनाडु कहा जाता था। उत्तरी भारत में विषय या भोग कहा जाता था। अगर हम बात करें जिला की, तो जिला को दक्षिणी क्षेत्र में नाडु कहा जाता था, उत्तरी क्षेत्र में अधिष्ठान या पट्टन कहा जाता था। इकाई तहसील थी, दक्षिणी क्षेत्र में बिथी था, उत्तरी क्षेत्र में पट्टल या कुर्रम कहलाता था। ठीक है, ये प्रशासनिक इकाइयां थी। आगे आ जाओ, आगे आएंगे जिला प्रशासन। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम बात करेंगे गुप्तकालीन नगरीय प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के बारे में। अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था में देखनी है। ठीक है, आ जाओ। भुक्ति का विभाजन विषयों में यानी कि आधुनिक जिलों में था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी विषयपति था, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। विषयपति की नियुक्ति कभी कभी सीधे सम्राट के द्वारा हो जाती थी, है ना। अब देखो यहाँ पर बांग्लादेश से हमें एक ताम्रपत्र की प्राप्ति हुई है। किसकी? ताम्रपत्र की। इसकी रूपरेखा सुनिश्चित होती है ना। जिला प्रशासन के बारे में यह जानकारी देता है। विषयपति को कामकाजी सहायता के लिए विषय नामक परिषद, एक तो विषयपति था, विषयपति की सहायता के लिए विषय नामक एक परिषद होती थी। इसके सदस्यों को मेहतर के नाम से जाना जाता। ठीक है, अब देखो फरीदपुर नामक स्थान से हमें एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। इनकी संख्या कितनी है? 20 निर्धारित की गई। किंतु जो किनकी? मेहतर जो थे, जो काम में सहयोग करने के लिए हुआ करते थे विषयपति की, तो यहां पर आप देखेंगे इनकी संख्या 20 थी। किंतु अधिकांश ताम्रपत्रों में
4 कर्मचारियों के नाम को ही पाते हो, अन्य का नाम का उल्लेख न किया गया हो। आगे आ जाओ। विषयपति के अधीन अनेक कर्मचारी और अधिकारी वर्ग थे। कौन थे? विषयपति के अधीन अन्य कर्मचारी और अधिकारी वर्ग होते थे, जैसे कि दंडपाशिक पुलिस के कर्मचारी, चोरों धरणी खुफिया पुलिस, आरक्षाधिकृत जनता के रक्षा नियुक्त कर्मचारी, दंडनायक जिले की सेना के अधिकारी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अन्य अधिकारियों की नियुक्ति देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं नगर प्रशासन। तो गुप्तों के कार्यकाल में आपको कई सारे महत्वपूर्ण नगर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति, मथुरा, तक्षशिला, उज्जैनी, दसपुर, मृगुकच्छ, वाराणसी। ऐसे नगरों की जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर आपको पता हो जाएगी। फिर हम आगे देखते हैं। आगे यहां पर आप पाएंगे नगरों की देखभाल तथा कार्य संचालन के लिए नगर पालिकाएं होती। जो नगर होते, जैसे आज आपके यहाँ नगर होगा, नगर का संचालन कौन देखता है? नगर का संचालन नगर पालिका देखती है। उसी समय उसी प्रकार से यहां पर भी आपको नगरों का संचालन देखते हुए नगर पालिकाएं देखने को मिल जाएंगी, और इसके उपाध्यक्ष को आधुनिक मेयर की तरह पुरपाल कहते थे। नगर पालिका जो होती थी उसके उपाध्यक्ष को हम क्या कहते थे? पुरपाल कहते थे, जैसे आज हम मेयर कहते हैं। ठीक है, पुरपाल कहा जाता। गिरनार के पुरपाल चक्रपालिक का नाम स्कंदगुप्त के जूनागढ़ से मिलता है। जो यहाँ पर स्कंदगुप्त थे, इसके समय हमें एक पुरपाल का नाम मिलता है, जिनका नाम क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रपालिक। इनका नाम चंद्रपालिक सौराष्ट्र के गुप्ता प्रणदत्त का पुत्र था। ठीक है, इसी के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत का कार्य करवाया गया, और वहां पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। मैंने पहले बताया था ना, विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ तो चंद्रपालिक के द्वारा ही करवाया गया था। यही स्कंदगुप्त के समय था। वैशाली से प्राप्त शीलों से पता चलता है कि शिल्पी, बड़िक और लिपिक एक ही सामूहिक संस्था में काम करते थे। जो शिल्पी थे, बड़िक थे और लिपिक थे, एक ही संस्था में एक ही प्रकार से काम किया करते थे। पुलिस व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो देखो, पुलिस व्यवस्था की अगर हम बात करें, राज्य के आंतरिक भागों में शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग था। जो राज्य था, बाहर के मामले तो सेना देखती, आंतरिक मामलों के लिए पुलिस विभाग था। सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक, आधुनिक पुलिस अधीक्षक के, जो आधुनिक एसपी होता है उसकी तरह दंडपाशिक हुआ करता था। साधारण कर्मचारियों को चाट भाट कहा जाता और रक्षिन के नाम से जाना जाता था। चाट भाट रक्षिन, ये आपके कौन थे? ये आपके पुलिस वाले थे। गुप्तचर विभाग के कर्मचारी को दूत कहा जाता। गुप्तचर जो था, सीक्रेट सर्विस, उसके जो यहाँ पर लोग थे उन्हें दूत कहा जाता, जो पुलिस की सहायता के लिए होते। गुप्तचर विभाग क्यों था? पुलिस की सहायता के लिए कार्य करता था। तत्कालीन लेखकों के विवरणों से हमें गुप्तकालीन पुलिस व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यहां पर आप देखेंगे फाहियान के अनुसार, फाहियान कहता है भारत में अपराध बहुत कम होते थे एवं चोरी डकैती का तो भय नहीं था। फिर देखो इसके साथ समस्या क्या थी। ये आया गुप्त शासकों के दरबार में। अब जैसे किसी देश का राजदूत भारत आए, तो भारत सरकार क्या करेगी? उस व्यक्ति को कुछ लोग मुहैया करवाएगी उनकी सुरक्षा के लिए, कि भैया आप सुरक्षित रहो, आपको कोई खतरा ना रहे, आपको कोई डर ना रहे, इस प्रकार से उनकी रक्षा करवाई। ठीक है, तो जब फाहियान आया होगा, फाहियान के साथ में भी क्या होगा? फाहियान के साथ में भी कुछ सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए होंगे, 4-5 डंडे वाले, तो घूमते रहो इसके व्यक्ति के साथ कहां जाता है, नजर रखे रहना इस पे, कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। तो फाहियान साहब जरूरी है कि सुरक्षाकर्मी घूम रहे होंगे, इसीलिए इसने कई किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर का सफर तय किया, लूटपाट नहीं हुई इसके साथ में। अब एक बात बताओ, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जब चलते हैं एसपी जी साथ में चलती है, तो मोदी जी सुरक्षित है। अब मोदी जी को तो ये लगता है सुरक्षित मैं हूं, पूरी हिंदुस्तानी जनता उतनी सुरक्षित है ना? क्यों? सुरक्षा चल रही है साथ में, कहीं उन्हें ज्यादा झूमा झपटी नहीं होती, कभी वॉलेट चोरी नहीं होता, कभी मोबाइल चोरी नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुरक्षा चल रही है साथ में, तो उन्हें तो ये लगेगा ना कि हर जगह यही है, हर जगह ऐसा ही माहौल है, कहीं चोरी नहीं होती हमारे देश में। तो यही चीज है, जब तक रोड पे निकलोगे ना यही पता चलेगा। आ जाओ यहाँ पर। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे, इसे भी कहीं डाकुओं का सामना नहीं करना पड़ा। इसके पीछे लॉजिक लगाया जाता है कि भैया इनके साथ में सुरक्षाकर्मी चल रहे थे गुप्त साम्राज्य के। वहीं महाकवि कालिदास ने भी गुप्तकालीन शांति एवं सुरक्षा की प्रशंसा की है। गुप्तकालीन शांति प्रशंसा के करने वाले कालिदास भी कहते हैं भैया कम
क्राइम था ही नहीं, ये समझिए, ठीक है। ये जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। सैन्य संगठन, अभी मैंने आपको बताया सेना 3 प्रकार की थी, एक पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी सेना। ये हम यहाँ पर सेना के बारे में देख चुके हैं। ये पूरा हमने यहाँ पर आपको बता दिया था सेना कैसी थी। अब देखो यहाँ पे हमें गुप्त सेना में आप देखेंगे हस्ती, अश्व, रथ और पदाति, इस प्रकार से हमें सेना मिलती है, ठीक है। लेकिन जो रथ सेना है अधिक महत्व की नहीं थी, इसलिए हम 3 ही भागों को गिनते हैं, ठीक है। क्या है? रथ सेना अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए हम 3 ही भागों को गिनते हैं। समझ गए? आगे आगे 1 मिनट, अब हम आगे आते हैं। जो हाथी थे, हाथियों के नायक को महापीडुपति कहा जाता। हाथियों के नायक को क्या कहते? महापीडुपति। तथा घुड़सवारी के नायक को भट्टा स्वपति कहते। सेना की छोटी टुकड़ी को चमुक कहते थे। क्या कहते हैं? चमुक। ये सब नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है, चिंता न करो। पर्याप्त प्रशस्ति में हमें गुप्तकालीन अस्त्र शस्त्रों की जानकारी मिलती है। गुप्त काल में परशु, सर, शंकु, तोमर, मिलिंदपाल, नाचार, इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता है। ये हथियारों के नाम थे। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, शहरी व्यवस्था देख ली, सैनिक व्यवस्था देख ली। अब आते हैं हम लोग ग्रामीण व्यवस्था पर। ग्रामीण व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे पैठ, अनेक ग्रामों का समूह है, पैठ कहलाता था। सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी। ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई हमें गांव देखने को मिलेगी। ग्रामपति या ग्रामिक, महत्तर, कुलाधिकारी, कुटुंबी, तलवाकर इत्यादि अधिकारियों की सहायता से क्या करते थे? ग्रामीण व्यवस्था को देखते थे। ये ग्रामीण व्यवस्था के अधिकारी थे। एक एक नाम रटना चाहिए आप, समझ गए ना? कोई पूछ लेगा फिर आवाज लगेगी। यहां पर आ जाओ। ग्राम पंचायत का कामकाज सही से चल रहा है या नहीं, इसको कौन देखता था? इसके लिए महत्तर को स्थानीय जनता पर लगान लगाने का अधिकार था, ठीक है। यहां पर ये है। अब देखो यहां पर राजस्व की वसूली की बात करते हैं। राजस्व की वसूली कठोरता के नियम से की जाती थी। अगर कोई व्यक्ति लगातार 3 वर्ष तक राजस्व अदा ना करे तो उसकी भूमि को ग्राम पंचायत को बेच दिया जाता। क्या होता? राजस्व की जो वसूली होती कठोरता से होती। अगर कोई व्यक्ति राजस्व प्रदान नहीं करेगा, उसकी भूमि को यहां पर क्या किया जाएगा? उसकी भूमि को यहां पर बेच दिया जाएगा। सॉरी, उसकी पंचायत अपने अधिकार में ले लेगी। इस बेची हुई भूमि का एक भाग राजकोष में जाता। अब देखो, अब पंचायत ने जमीन अपने हाथ में ले ली, अब पंचायत जमीन का क्या करेगी? बेच देगी। बेचने के बाद जो भी राजस्व प्राप्त होगा उसका एक भाग राजकोष में जाएगा, शेष भाग ग्राम पंचायत को मिल जाएगा, ठीक। समझ गए? जैसे कोई किसान 3 वर्ष तक लगातार कर नहीं दे पा रहा, पंचायत उसी जमीन को छीन लेगी, बेच देगी। एक भाग चला जाएगा राजकोष में, एक भाग पंचायत अपने पास रख लेगी। ये निर्धारित था। न्याय प्रशासन, अभी मैंने बताया देश का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था? राजा था। राजा की सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई अंतिम अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट के तौर पर कौन था? राजा था यहां पर, ठीक है। राजा की सहायता के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा अनेक न्यायाधीश हुआ करते थे। अब राजा अकेला न्याय तो दे नहीं पाएगा, इसलिए यहां पर एक मुख्य न्यायाधीश होगा सहायता के लिए, कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक। ये यहां पर आपको पता होना चाहिए। अभिलेखों में न्यायाधीशों को दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक नाम से पुकारा गया है। वाहियान के अनुसार राजा न तो प्राण दंड देता था ना ही शारीरिक दंड। अब गुप्त काल में कहा गया है जो राजा है ये ना तो प्राण दंड दे रहा है ना ही कोई शारीरिक दंड दे रहा है, ठीक है। ये यहां पर बताया गया है। अपराध की पुनरावृत्ति करने पर भी दाहिना हाथ काट दिया जाता। अब देखो यहां पर फायन कह रहा है कोई बड़ा दंड नहीं दिया जाता, लेकिन एक जगह उल्लेख है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध की पुनरावृत्ति करता, मतलब एक बार अपराध किया और दोबारा उसी अपराध को करता तो उसके दाहिने हाथ को काट दिया जाता। भैया ये क्या है? ये कठोर दंड ही तो है, ठीक है। अब देखो बृहस्पति समिति में न्याय की 4 कोटियां थी। जो बृहस्पति स्मृति है इसमें न्याय की 4 बताई गई कोटियां, शासित, मुद्रित, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ये 4 कोटियां यहां पर हमें देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। न्याय प्रक्रिया को लेखबद्ध किया जाता था। जो न्याय प्रक्रिया थी उसको लिखा जाता था। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है,
ये क्या है? लेखीय न्यायालय है, मतलब इनके आदेशों को रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, जिससे आगे इनका उपयोग किया जा सके। उसी प्रकार से गुप्त काल में भी न्याय प्रक्रिया को लेखबद्ध किया जाता था और अभियुक्त को ऊपरी न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार था। मतलब वर्तमान जैसी नवीन तकनीक यहाँ पर मौजूद थी। अगर नीचे से के न्याय से संतुष्ट नहीं है तो ऊपर के न्याय चले जाइए। अब यहां पर आ जाओ। स्मृतियों में जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा, विष परीक्षा, तुला परीक्षा द्वारा क्या है? अभियुक्त को अपनी निरपराधिता सिद्ध करने की बात कही गई है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इन परीक्षाओं का उपयोग होता था नहीं, इसके साथ प्राप्त नहीं है। अब देखो, गुप्त साम्राज्य में होता क्या था? न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो जब किसी ऊपर एक व्यक्ति को आरोप लगते तो उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ती, मतलब आग में अपने आप को बैठाना पड़ता। अगर मर गया तो अपराधी है, जिंदा निकल आए तो अपराधी नहीं है। जल परीक्षा देनी होती, पानी में कुछ दिन तक देर तक सांस रोक के रखनी पड़ती। अगर बच गया तो अपराधी नहीं है, नहीं बचा तो अपराधी है। विष परीक्षा, किसी को जहर पिला दिया, मर गया तो अपराधी है, बच गया तो अपराधी नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जैसे व्यक्ति को जहर पिला दोगे कैसे बच जाएगा? अपराधी भी होगा तब भी, नहीं होगा तब भी। तो ये यहाँ पर फाइन थोड़ा गलत हमें देखने को मिलता है ना, कि यहाँ पर अपराध नहीं दंड दिया जाता, इतने कठोर दंड है। हाँ, ये है कि हमें ये पता नहीं चला कि इनका प्रयोग हकीकत में होता भी था या सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया गया है। ठीक है। युद्ध काल में पुलिस द्वारा उत्पीड़न के प्रमाण जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होते हैं। देखो, आज की डेट में ही नहीं, युद्ध काल में भी पुलिस क्या करती थी? लोगों का उत्पीड़न करती थी, जो आज भी कभी कभी करती है। तो यहां पर आप देखेंगे जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे हमें गुप्तकालीन पुलिस के उत्पीड़न करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो भैया देख लो, आज की बात नहीं, बहुत पहले से ही लोग करते आ रहे हैं। ठीक है। आ जाओ यहां पर राजस्व प्रशासन। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। गुप्त काल के अंतर्गत जो राजस्व की आय का मुख्य साधन था, ये हमें भू राजस्व देखने को मिलता है। अब यहां पर आओ, कामंदक। कामंदक ने नीति सार में लिखा है कि इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए एक माली ग्वाले की उपमा दी है और नाली फूल के पौधों में पानी देता है। माली क्या कहता है? फूल के पौधों में। देखो, अब यहां पर देखो, कामंदक में जो नीति सार में क्या कामंदक ने लिखा है कि यहां पर देखो, जो आय के स्रोत है उसके बारे में, जिस प्रकार से एक माली अपने फूलों की रक्षा करता है, उसे पानी देता है, उसी प्रकार से राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है। और सहायता के रूप में राजा क्या चाहता है? आप अधिक से अधिक कर दे। जैसे एक माली है जो पार्क होते हैं, रक्षा करता है उनकी, पानी देता है उन्हें, तो फूल पाता है। उसी प्रकार से कामंदक नीति शास्त्र में कहता है कि राजा जब आपको पाल पोस रहा है, आपकी सुरक्षा कर रहा है, तो आपका भी कर्तव्य है राजा को कर देना। अब यहां पर आते हैं महाकवि कालिदास में। कालिदास ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है कि राजा प्रजा की भलाई के लिए प्रजा से कर वसूलता है। क्या करता है राजा? राजा प्रजा की भलाई के लिए, कार्य करने के लिए प्रजा से कर वसूलता है। तो टैक्स देना यहां पर लीगल बताया है। कर को राजा द्वारा प्रजा को दिए जाने वाले संरक्षण का प्रतिदान है। नारद स्मृति में लिखा गया है कि जो राजा कर ले रहा है आपसे, वह क्या है? वह एक प्रकार से क्या है? यहां पर एक प्रकार से आपके संरक्षण के बदले लिया गया प्रतिदान है। ठीक है। अब आ गया जो एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक जो एडम स्मिथ हैं, इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक नागरिक को करों के रूप में राज्य को उस अनुपात में धन देना चाहिए जितना वह राजा का संरक्षण पाने का कामना करते हैं। अब देखो, एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक हैं, ये कहते हैं लोगों को अपने राजा को उतने अनुपात में धन देना चाहिए जितने अनुपात में वह राजा से अपनी सेवा या अपनी सुरक्षा करवाने का आश्वासन लेना चाहते हैं या फिर अपना कार्य करवाना चाहते हैं। आगे आप देखेंगे जो गुप्तकालीन शासकों ने उपज का छठा भाग यहां पर क्या है? कर के रूप में निर्धारित किया था। जो गुप्त काल थे, एक कर के रूप में 1/6 भाग को लिया करते थे। और नारद स्मृति तथा कालिदास के लेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि गुप्त शासकों ने 1/6 भाग ही कर के रूप में लिया है। ठीक है। अब देखो यहां पर बृहस्पति स्मृति में
राजा को भूमि के उपज के अनुसार अलग अलग भू राजस्व लेना चाहिए। यहाँ पर बृहस्पति स्मृति कहती है कि राजा को सभी लोगों से एक ही प्रकार से कर नहीं लेना चाहिए, बल्कि उपज के आधार पर अलग अलग आधार पर यहाँ पर कर लेना चाहिए, कर की मांग करनी चाहिए। बृहस्पति के अनुसार राजा को प्रति भूमि से 1/10 भाग, वर्षा जल से सींची जाने वाली भूमि से 1/8 भाग, जो फसल बसंत ऋतु में काटी जाती है उससे 1/6 भाग कर के रूप में लेना चाहिए। यहां पर ये बृहस्पति स्मृति में कहा गया है। बृहस्पति स्मृति भूमि को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित करती है। बृहस्पति स्मृति के अंतर्गत भूमि को कई भागों में विभाजित किया गया है। कैसे? यहां पर देखो, नाल जो खेतिहर भूमि है, खेतिहर भूमि को नाल नाल कहा जाता है। परती भूमि को खिल कहा जाता है। जहां मकान बनाने जाए उसे वास्तु कहा जाता है। बिना जोती हुई भूमि को अप्रत कहा जाता है। जिससे शासन को कोई आय ना मिलती हो उसे अप्रदा कहा जाता है। ठीक है, ये यहां पर भूमि को अलग अलग भागों में अलग अलग नामों में विभाजित किया गया है। आगे आते हैं तो दूसरी तरफ यहां पर आप देखेंगे अमरकोश, इसके लेखक कौन है? अमर सिंह। इसमें आप देखेंगे भूमि के 12 प्रकारों का उल्लेख है। कितने प्रकार हैं अमरकोश में? भूमि के 12 प्रकार हैं। कौन कौन से? यहां पर देखो, अपहत है बंजर भूमि, उर्वरा ऊसर मऊ रेगिस्तानी भूमि, साधुवल गोचर भूमि, पंकिल कीचड़ से भरी भूमि, जल प्रायणोपम जलयुक्त भूमि, कच्छ कछारी भूमि, सकभिति ये कौन सी है? रेतीली भूमि, नदी मात्रक नदी द्वारा सिंचित, सरकरा बजरी कंकड़ युक्त भूमि, देव मात्रक दशा द्वारा वर्षा द्वारा सॉरी यहाँ पर वर्षा होगा, यहाँ पर वर्षा वर्षा द्वारा सिंचित भूमि। इस प्रकार के 12 भूमियों का उल्लेख यहाँ पर अमरकोश के अंतर्गत किया गया है। अब हम आते हैं राज्य की आय के स्रोतों के ऊपर। तो देखिए, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत विविध प्रकार के भूमि कर थे। क्या थे राज्य की आय का प्रमुख स्रोत? विभिन्न प्रकार के भूमि कर। तो एक बात याद रखना, गुप्त काल को इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया है। अब यहां से आपको पता चलेगा स्वर्ण युग कहना उचित होगा या नहीं। राज्य कितने प्रकार के कर लगा रहा है? देखो यहां पर भाग, खेती में प्रयुक्त होने वाली जमीन से पैदावार का निश्चित भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था, उसे हम भाग कहते थे। यह कर प्राकृतिक कारणों से प्रभावित हुए फसल पर स्वतः कम हो जाता था। अब देखो, जो भाग लिया जा रहा है राज्य में, राज्य के द्वारा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जो जमीन से पैदावार पर एक निश्चित आय पर भाग जो धन लिया जाएगा, हिस्सा लिया जाएगा, भाग है। लेकिन अगर कोई भूमि प्राकृतिक कारण से प्रभावित हुई है तो वहां पर भाग का प्रतिशत अपने आप कम हो जाएगा। जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो भाग अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, मनुस्मृति में भाग की मात्रा क्या कहा गई है? यहां पर आप देखेंगे उर्वरकता के अनुसार 1/6, 1/8 और 1/2। अधिक उर्वरक भूमि है 1/2, उससे कम है 1/6, उससे कम है 1/8। तो उर्वरकता के आधार पर यहां पर बताया गया है। कालिदास ने रघुवंश में तथा नारद ने नारद स्मृति में भाग को 1/5 भाग लिए जाने की पुष्टि की है। नारद स्मृति और रघुवंश में कालिदास के द्वारा लिखी हुई, इसमें कहा गया है कि राज्य 1/5 भाग क्या करता था? कर के रूप में लेता था। कालीन विधि वेदता जो है शुक्र, इनके जो सुक्त चरित्र नामक किताब है, इसमें लिखा है कि सिंचाई की सुविधा के अनुसार कर लिया जाता था। जैसे कि 1/6, 1/3, 1/4 और 1/2 ये उपज पर निर्भर करता था। ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे आप देखेंगे भोग। भोग का अर्थ फल, फूल, दूध, ईंधन से लगाया जाता है, जो प्रजा समय समय पर राजा को देती थी। अब भोग क्या है? भोग ऐसा कर है जो क्या होता था, जो प्रजा अपने मन से राजा के सामने समर्पित करती थी, अपने मन से राजा को प्रदान करती थी, राजा को देती थी। ठीक, भोग नामक कर का उल्लेख हमें मनुस्मृति से मिलता है। कहां से मिलता है? मनुस्मृति से हमें देखने को मिलता है। अगला था कर, यानी कि टैक्स। ये भी एक कर का नाम था, कर ही इन्होंने नाम रख के रखा था। ठीक है, इसमें आप देखिए कर एक विशिष्ट प्रकार का कर था। ठीक है, कर शब्द करों के लिए सामान्य भाषा में दिया जाता है, लेकिन इनके कर नाम से टैक्स ही हुआ करता था।
यहां पर आप देखेंगे मनुस्मृति में के टीकाकारों ने कर के निम्नलिखित रूप बताए। कौन से? मेधातिथि ने कर को वस्तुओं की भेंट के रूप में माना है। जो कर था ये वस्तुओं के रूप में भेंट में दिया जाता था। जबकि सर्वज्ञानंद नारायण ने कर को भूमि पर नगद रूप से लिया जाने का उल्लेख किया है। रामचंद्र ने उल्लेख किया है कि घास, ईंधन इत्यादि के रूप में कर दिया जाता था। ये आपको यहां पर अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर आओ, ये सब आपका हो गया। बलि, बलि भी एक प्रकार का कर है यहाँ पर। तो देखो ये वाली बलि नहीं, यहाँ पर इन्होंने बलि लिख दिया, बलि एक कर है। ठीक है, यहाँ पर इमेज एक लगा दी इन्होंने। गुप्त काल में बलि एक महत्वपूर्ण कर था। क्या था? महत्वपूर्ण कर हुआ करता था बलि। ठीक है, इस कर को ऋग्वेद काल से ही लिया जाता था। कब से लिया जाता था? ऋग्वेद काल से ही बलि नामक कर को लिया जाता था। अलग अलग समय में भी हमने इसको देखा है। यह प्रजा तथा विजित राजाओं से लिया जाने वाला ऐच्छिक कर था। ये क्या था? एक ऐच्छिक कर था जो विजित राजाओं से और प्रजा से लिया जाता था। जातकों से इस कर का उल्लेख हमें एक अतिरिक्त कर के रूप में मिलता है। जातक किताबों को पढ़ेंगे, जातक कथाओं को पढ़ेंगे, उसमें बलि को एक अतिरिक्त कर के रूप में रेखांकित किया गया है। अब देखो यहां पर अशोक के रुम्मीदेई स्तंभ लेख में भी हमें बलि का उल्लेख मिलता है, जिसे क्या यहां पर कतिपय विद्वानों ने धार्मिक माना है। जो अशोक के साथ में बलि नामक कर लिया जाता था उसे धार्मिक कर के रूप में यहां पर इंगित किया गया है। ठीक, आगे आ जाओ। बलि का अर्थ धार्मिक कर के रूप में माना जाता था, जैसे कि बलि में घी, अनाज, चावल, फल, फूल देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। उसी प्रकार से इसे एक धार्मिक कर के रूप में इंगित किया गया। ठीक है, फिर यहां पर आप देखेंगे हिरण्य। गुप्त काल से पूर्व की स्मृतियों एवं गुप्त काल की कई इसे छोड़ दीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसे हटाते हैं। अब यहां पर देखो बात भूत कर, एक कर था बात भूत कर। ये कौन सा कर था बताते हैं। वायु और पानी के देवताओं की पूजा के लिए यह कर इकट्ठा किया जाता था। जब हम वायु और पानी के देवता के लिए कर को एकत्रित करते थे तो इसे कहते थे बात भूत कर। फिर आता है आपका हलिका कर, हलों पर लिए जाने वाला कर। जो हल होते थे उस पर भी कर लिया जाता था। देखो इन लोगों के समय 500 प्रकार के कर हैं जो लिए जा रहे हैं। अगर कोई नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने के लिए भी निशानी लगा रहा है उससे भी कर लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से 500 प्रकार के शुल्क अमर कोश के अनुसार शुल्क क्या है? चुंगी कर है। जगह टोल टैक्स देते हो वैसे ही स्कंदगुप्त के बिहार अभिलेख से शुल्क इकट्ठा करने वाले अधिकारी को सैल्किक कहा गया है। क्या कहा गया? सैल्किक कहा गया है। यह कर मुख्यतः व्यापारियों पर लगाया जाता था। जो शुल्क था ये चुंगी कर था और इसको संग्रहित करने वाले को समुद्रगुप्त ने क्या कहा है? सैल्किक कहा है। और यह मुख्यतः व्यापारियों से वसूला जाता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनको दीवार नाम से जाना जाता था। स्वर्ण मुद्रा क्या है? दिनार, दीवार नहीं दिनार, दिनार हो गया, दिनार के नाम से जाना जाता। ठीक है, चांदी और तांबे के सिक्कों का भी प्रचलन था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग दिन प्रतिदिन के लेन देन में किया जाता तथा सर्वाधिक चांदी की मुद्राओं को गुजरात विजय के बाद जारी किया गया। गुप्त शासकों ने गुजरात विजय की उसके बाद सर्वाधिक चांदी के सिक्कों को जारी किया। चांदी के सिक्कों का प्रयोग दिन प्रतिदिन के खर्चों को उनको करने के लिए किया जाता था। गुप्त काल में भूमिदान अधिक दिया जाता। गुप्त काल में आप देखेंगे भूमिदान की शुरुआत हो चुकी थी, अधिक मात्रा में भूमिदान दिया जाएगा क्योंकि ये राजा अपना कर्तव्य मानते थे। राजा मानते थे हमारा कर्तव्य भूमिदान देना। ठीक है, आ जाओ। अग्रहार, मंदिरों तथा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। अग्रहार क्या होता था? मंदिरों और किसे? ब्राह्मणों को जो दान में दी गई भूमि थी उसे हम अग्रहार कहते हैं। ठीक है, व्यापारी समूह में व्यापार करने जाते थे उन्हें सार्थ कहा जाता। क्या कहा जाता? सार्थ। सार्थ कौन होते? जो व्यापारी ग्रुप में व्यापार करने जाते। इनका जो मुखिया होता व्यापारियों का सार्थ वाहक, यूपीएससी ने पूछा है। व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण गुप्तकालीन पत्तन। गुप्त काल ने कई सारे गुप्त शासकों ने कई सारे पत्तन पोर्ट बनवाए, जिनको यहां पर आप देखेंगे कौन कौन से थे। ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु, कावेरी पत्तनम, बारबेरिकम, मुजरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा, भृगुच यानी कि भणोच।
फिर सबसे महत्वपूर्ण जो पत्तन था आपका मृगच भड़ौत वाला, जो गुजरात में स्थित है, ये हुआ करता था। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें गुप्त काल से ही मिलता है। किसके काल से? गुप्त काल से ही हमें यहाँ पर सती प्रथा के यहाँ पर साक्ष्य मिलने लगते हैं। गुप्त शासक भानुगुप्त का 510 का एरन अभिलेख है मध्य प्रदेश में, सागर जिले में। वहां से हमें एक महिला के सती होने के साक्ष्य मिले हैं। सती मतलब अपने पति की चिता के साथ में जलकर अपने आप को अंत कर देना, खत्म कर देना। यहां पर आप देखेंगे वैश्या को गणिका कहा जाता, जो यहाँ पर देह व्यापार में संलिप्त महिलाएं थी उनको गणिका कहा जाता था। मंदिरों में देवदासी प्रथा भी प्रचलन हो चुकी थी। मंदिर तो जो थे इनमें देवदासी प्रथा भी प्रचलित हो चुकी थी, देवदासी प्रथा भी आ चुकी थी। वैष्णव और शैव संप्रदाय का विकास गुप्त काल में ही हुआ। जो वैष्णव और शैव संप्रदाय थे, शैव संप्रदाय शिव के पूजक, वैष्णव संप्रदाय विष्णु के पूजक, इनकी उत्पत्ति भी गुप्त काल में ही होगी। ठीक है। वैष्णव धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था गुप्तों ने। क्या था? राजकीय संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया गया था। गुप्त मुद्राओं पर वैष्णव धर्म के प्रतीक गरुड़, शंख, गदा, पद्म एवं लक्ष्मी के चित्र हमें मिलते हैं। ठीक है। गुप्त मुद्राओं से हमें वैष्णव धर्म का जो प्रतीक है गरुड़ है, वो शंख, गदा, पद्म, लक्ष्मी के चित्र देखने को मिल जाएंगे। गुप्त राजा स्वयं को परम भागवत कहते। जो गुप्त राजा थे ये स्वयं को क्या कहते? कि स्वयं को परम भागवत कहते। ठीक है। अपने आप को परम भागवत के नाम से ये जानते। अब यहां पर आ जाओ, गुप्त काल में ही शिव और पार्वती की संयुक्त अर्धनारीश्वर की मूर्तियों का निर्माण हुआ। आपने देखा होगा अर्धनारीश्वर की मूर्ति मतलब आदि पुरुष और आदि स्त्री की, शंकर जी और पार्वती जी को दर्शाती है। ये मूर्तियां भी गुप्त काल में ही बनना प्रारंभ हुई थी, वहीं से इनका प्रारंभ हुआ था। समुद्रगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख एवं बुद्धगुप्त का एरण स्तंभ लेख विष्णु स्मृति से आरंभ होता है। जो एरण अभिलेख है किनका? सॉरी, जो जूनागढ़ अभिलेख है किसका? स्कंदगुप्ता और बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख है, एरण स्तंभ लेख है। इनकी शुरुआत ही विष्णु स्तुति से की गई है। गुप्तकालीन धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष हमें देवगढ़, जो झांसी है, वहां से मिलता है। वहां पर एक दशावतार मंदिर है, वहां से हमें गुप्तकालीन वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। इसी मंदिर में विष्णु को शेष सवैया पर आराम करते हुए दिखाया गया है। जो मंदिर है यहाँ पर आपका, कौन सा मंदिर? दशावतार मंदिर, झांसी। ठीक है, देवगढ़। इसी में आप देखेंगे जो विष्णु भगवान इसे शेष सैया पर आराम करते हुए दिखाया गया, जो है ना ऊपर से सांप और पूरा बिस्तर बनाए वहां पर आराम कर रहे हैं। गुप्तकालीन शिव मंदिर बघेलखंड मध्य प्रदेश क्षेत्र के नमचा कुठार एवं नागौर मध्य प्रदेश में भुरमा और खोए से प्राप्त होते हैं। कई जगहों से इनके मंदिरों की प्राप्ति होती है। ठीक है। गुप्त युग के पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा पतंजलि के महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ की भी रचना की गई। जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है और पतंजलि ने महाभाष्य लिखी है, इसको भी गुप्त काल के समय ही लिखा गया है। भर्तहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैराग शतक की रचना भी गुप्त काल में ही की है। गुप्त राजाओं की राजधानी, राजकीय और शासकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। ये संस्कृत भाषा को राजकीय और शासकीय भाषा के रूप में प्रयोग में लाते थे। गुप्त काल में ही प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने क्या किया? कुसुमपुर, जो पाटलिपुत्र में है, यहाँ पर आर्यभट्टियम नामक गणित ग्रंथ की रचना की थी। ठीक। इसमें ही दशमलव पद्धति का उल्लेख और 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। आ जाओ यहां पर। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में पाई का मान 3.1416 बताया था, जो आज भी बरकरार है। कई लोग इसे मानते भी हैं। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों में आर्यभट्ट ने ग्रहण के कारणों को बताया था। आर्यभट्ट ने किताब लिखी थी सूर्य सिद्धांत। ये क्या है? इस ग्रंथ को यहां पर आप देखेंगे, इन्होंने सूर्य ग्रहण के कारणों को इन्होंने यहां पर रेखांकित किया था। ठीक। गुप्तकालीन मंदिर निर्माण के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण नचना कुठार कहां पर है? यहां पर आप देखेंगे जिला सतना मध्य प्रदेश, पिपरिया जिला सतना मध्य प्रदेश देखने को मिल जाएगा। विष्णु मंदिर सिरपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ में,
लक्ष्मण मंदिर, ठीक, खानका मंदिर, ऐहोल, बीजापुर कर्नाटक, कुठार, पन्ना जिला मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर, मुकुंदगा मंदिर, ये कोटा जिला राजस्थान मिल जाएगा, मणि का मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश, ये उदयगिरी मंदिर है, ठीक है, यहाँ पर विष्णु मंदिर देखने को मिल जाएगा। ये मुख्य मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और आगे बात करें अगर, तो यहाँ पर देखिए शिखर के आकार की दृष्टि से मंदिर निर्माण की दो विशिष्ट शैलियां थी। कौन कौन शैली? नागर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर भारत में थी, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में थी। गुप्तकालीन ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपके सामने उदयगिरी का मंदिर है। क्या है? गुप्तकालीन ब्राह्मण का जो गुहा मंदिर का सबसे अच्छा उदाहरण है, ये उदयगिरी का मंदिर हमें देखने को मिलता है। अजंता तथा बौद्ध की गुफाओं में गुप्तकालीन योगदान भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल में ही निर्मित की गई थी अजंता की, ठीक है, तो इनका योगदान हमें यहां पर भी देखने को मिलेगा। अजंता की गुफाओं को इच्छादि की चट्टानों को खोदकर इनके समीप बखोरा नदी बहती है, वहां पर बनाया गया। अजंता गुफाओं का निर्माण सर्वप्रथम सातवाहन राजाओं ने करवाया था। अजंता के गुफाओं का अनुरक्षण 1950 ईस्वी से भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जा रहा है तथा यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगी, धार नामक जिले में। कब खोजी गई? 1818 में। किसके द्वारा? डेंजर फील्ड के द्वारा। कुल गुफाओं की संख्या 9 है। बाकी गुफाओं में बिहार, चैत्य, स्तूप और सभागृह देखने को मिल जाएंगे। अतः ये क्या है? बौद्ध गुफाएं हैं। चित्रण क्या है? लौकिक विषयों का यहाँ पर चित्रण किया गया। किसका? लौकिक विषयों का। फिर यहाँ पर आप देखेंगे गुप्तकालीन चित्रकला के सबसे अच्छे उदाहरण हमें अजंता और बाघ की गुफा में ही देखने को मिलते हैं, वहीं से हम इनके साक्ष्यों को पाते हैं, ठीक।